जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, आज हम लोग डिस्कशन अपने स्टार्ट करने लगे हैं। जो हमारे संडे सीरीज़ का FLP नंबर 3 था उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट फाउंड इन एन एनिमल सेल। हमने इसमें से बताना है कि एनिमल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, अब ये चार हमारे पास ऑप्शन है, जैसे माइक्रोबॉडीज़, हेट्रोक्रोमाटिन है, प्लाज्मोडेस्माटा, माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट नहीं होता है, हेट्रोक्रोमाटिन भी DNA की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर इसके अलावा हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स भी, जो हमारे पास स्केलेटन बनाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो बेसिकली एक प्लांट का स्ट्रक्चर है। ये हमारा एक प्लांट सेल है। अब ये इसके सेल वॉल के अंदर जो पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू दो जो प्लांट के सेल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली हमारे पास माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू जो प्लांट की सेल वॉल्स हैं, दो प्लांट सेल है, आपस में उनके दरमियान में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं, आयंस हैं, शुगर्स हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के दरमियान ट्रांसपोर्ट होते हैं। एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, और इस वजह से सेल वॉल ही नहीं है तो उनके अंदर कोई प्लाज्मोडेस्माटा भी नहीं होगा। माइक्रोबॉडीज़ में हमारे पास आ गया जैसे पेरोक्सिसोम्स, हेट्रोक्रोमाटिन जो है वो टाइटली पैक्ड होता है DNA की फॉर्म में। माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, पार्ट है हमारे साइटोस्केलेटन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू डिफ्यूज थ्रू अ लिपिड बाइलेयर। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर से कौन सी चीज़ जो है वो बहुत लीस्ट लाइकली, यानी कि बहुत डिफिकल्टली जाएगी, इजीली नहीं जा सकती। वाटर फिर भी एक्वापोरेंस के थ्रू जा सकता है, ऑक्सीजन भी जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अच्छा, लेकिन जब भी कोई आयन होता है ना, या उस पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर वहाँ पर डिफिकल्टी हमारे पास बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो आप आगे देखते हैं। लिपिड बाइलेयर जो होती है ना, बेसिकली हमारे पास एक हाइड्रोफोबिक फैटी टेल से बनी होती है। अब उसके अंदर जो स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो इजीली पास कर सकते हैं। जैसे वाटर है, उसको भी कुछ हद तक मुश्किल होगी, क्योंकि वाटर कह लो कि पोलर है, लेकिन वाटर फिर भी एक्वापोरेंस होते हैं, स्पेशलाइज पोर्स होते हैं जो सिर्फ वाटर के लिए होते हैं, वो वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल आ गया, कोई चार्ज स्पीशी आ गई है जो चार्ज भी है और वो हाइड्रोफिलिक है बेशक, लेकिन तो उसमें क्या होगा, वो इजीली पास नहीं कर पाएगी। ठीक है, हाइड्रोफोबिक रीजन में से, यानी कि ऐसा वाटर हेटिंग रीजन में से कभी भी वाटर लविंग स्पीशी हाइड्रोफोबिक स्पीशी पास इजीली नहीं कर सकती। इसकी वजह से क्या होगा, अगर तो हमारे पास कोई प्रोटीन चैनल्स हैं तो वो, या कोई ट्रांसपोर्टर्स हैं तो वो पास कर सकते हैं, वरना वो पास नहीं करेगा। इसलिए जो आयंस होते हैं उनका पास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिस्टर्ने ब्रेक अप टू फॉर्म गोल्जी वेसिकल्स, यानी कि जो सिस्टर्ने हैं वो ब्रेक करते हैं और इस तरह से हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स बनाते हैं। किस साइड से, हम लोगों ने बताना है कहाँ से। बेसिकली ये बनती हैं गोल्जी वेसिकल जो मेच्योर फेस है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वहाँ से डायग्राम से हम लोग समझते हैं। अच्छा, मेच्योर फेस वहाँ होता है जहाँ पे हमारे पास, ये देखो अब यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स जो है ना, वो यहाँ से हमारे पास क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मेच्योर गोल्जी एपरेटस के बेसिकली हमारे पास दो फेस होते हैं। एक हमारे पास होता है फॉर्मिंग फेज होता है, दूसरा हमारा मेच्योर फेस होता है। फॉर्मिंग फेज जो है उसको हम लोग सिस फेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये वाला हिस्सा जो है ये सिस फेस है, फॉर्मिंग फेस है। यहाँ पे हमारे पास जो वेसिकल्स आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है मेच्योर का मतलब कि यहाँ से मेच्योर होकर वेसिकल्स निकल रही हैं। अब देखो, सिक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं गोल्जी की वेसिकल्स, वो यहाँ से बनकर निकल रही है इस ट्रांस फेस या फिर मेच्योर फेस से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो सिस फेज है, फॉर्मिंग फेज है, वहाँ पे वेसिकल्स आ कहाँ से रही हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं। मेच्योर फेज में क्या होता है, यहाँ से बेसिकली मेच्योर फेज से जो हमारे पास वेसिकल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन है, लिपिड, जब वो पैक होकर डिलीवरी के लिए जा रही है। फिर उसके आगे अब ये जो गोल्जी से बर्ड ऑफ होती हैं, ठीक है, मेच्योर फेज से, अब ये कहाँ पे आगे जाती हैं, कि आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकती हैं, सेल से बाहर जा सकती हैं, किसी लाइसोसोम के पास जा सकती हैं अपने ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, और वैसे ये सारी वेसिकल्स कहाँ से बर्ड ऑफ कर रही हैं, किस जगह से, किस फेज से, मेच्योर फेज से या फिर ट्रांस फेज से। विच एंजाइम डाइजेस्ट द प्रोटीन इन द स्टमक, स्टमक में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देता है, वो हमारे पास है जी पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है, जो भी प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसको डाइजेस्ट करवा देता है। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देता है। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, वो हमारे पास स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कार्ब्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स पे काम नहीं करता। लाइपेज जो है वो हमारे पास फैट्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन पे काम नहीं करता। माल्टेज जो है वो माल्टोज पे काम करता है, प्रोटीन पे काम नहीं करता। माल्टोज भी हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्ब्स की एक फॉर्म है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं जो हमारे पास ज़्यादा वेट वाले राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
ये हमने समझा है कि पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया कौन सा है हमारे पास। अब ये अगर हमारे पास है न्यूक्लियोलस का हिस्सा, तो अगर जो इसका सेंट्रल पार्ट है ना, 80% ऑफ सेंट्रल पार्ट के अंदर हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो है वो फिब्रिलर है, और वहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम लोग ग्रेनुलर कॉम्पोनेंट देखें जिसका पेरीफ्री में प्रेजेंट है, पेरीफ्री का जो मतलब होता है कि जो साइड पे प्रेजेंट है, पेरिफेरल जो पार्ट है वहाँ में हमारे पास जो है राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसवर्स आरएनए प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास एक ये पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है। जो डेंस एरिया है उसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोमल वगैरह आरएनए प्रेजेंट नहीं है। द डायमीटर ऑफ द पेरोक्सिसोम का डायमीटर है हमारे पास सी ऑप्शन 0.5 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास पेरोक्सिसोम ऐसे स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वगैरह में अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि इनके अंदर ना हमारे पास ये बेसिकली इनका मकसद क्या होता है, इनके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ना होता है, H2O2, और ये बड़ा हार्मफुल केमिकल होता है, इसको सेल ने तोड़ना ज़रूरी है। तो अगर इनका हम लोग एवरेज डायमीटर देखें तो हमारे पास 0.5 माइक्रोमीटर बनता है। राइबोसोम्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आर। अब हमने राइबोसोम्स का बताना है कि जो यूकैरियोटिक सेल है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट और जो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर हमारे पास जो जैसे क्लोरोप्लास्ट है यूकैरियोटिक सेल यानी कि बेसिकली प्लांट सेल की हम लोग बात करें, तो उसके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स जैसे होते हैं, यानी कि 70S राइबोसोम्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, 70S उसके कॉम्पोनेंट होंगे, 70S राइबोसोम होगा वो बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका सारा कुछ सेम होगा बैक्टीरियल राइबोसोम से अंदर। ठीक है, अब ये बात हम लोगों ने पढ़ ली। अब जो हमारे पास वैसे यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में होते हैं वो 80S राइबोसोम होते हैं, लेकिन उसके जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं। ये कुछ डिटेल्स है जिनको आप लोगों ने याद रखना है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ द वाटर बाय 1 डिग्री। अब ये हमारे पास बेसिक सीधी सीधी क्या है, एक डेफिनेशन है। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसकी डेफिनेशन है कि हमें इसका अगर आपको मतलब नहीं है समझ, तो मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। वो कह रहा है कि हमने अगर हमारे पास एक 1 ग्राम वाटर है, फर्ज करो ये 1 ग्राम मेरे पास पानी है और मैंने इस पूरे पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, फ़र्ज़ करो इसका 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैंने उसका गर्मी देकर उसको हीट देकर ऐसा टेम्परेचर बढ़ाना है कि उसका 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? उस हीट को, वो अमाउंट ऑफ हीट जो एक क्वांटिटी ऑफ वाटर को उसके टेम्परेचर को बढ़ाती है 15 से 16 डिग्री सेल्सियस, बस उतनी हीट को हम लोग कहते हैं कि ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हमारे पास ऐसी अमाउंट ऑफ हीट है जो हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल इज़ नॉट ट्रू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनमें से क्या क्या चीज़ें सही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर लेस सॉल्युबल देन फैट्स इन वाटर। ये बात सही है। कार्बोहाइड्रेट्स आर लेस स्टेबल एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, कुछ हद तक यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आर लेस सॉल्युबल देन फैट्स नहीं, ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर सॉल्युबल, ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। जो ग्लूकोज है वो ईजिली सॉल्युबल है, लेकिन जो फैट्स हैं वो इतने सॉल्युबल नहीं होते। जैसे अब यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है कार्बोहाइड्रेट्स की वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अच्छे खासा सॉल्युबल होते हैं, फैट जो है वो इतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। क्यों नहीं सॉल्युबल होते? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ हद तक हमारे पास ट्रू हैं। इन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर एग्रीगेटेड, यानी कि एग्रीगेटेड मतलब कि ज्वाइंट एंड हेल्ड टुगेदर बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वो कह रहे हैं कि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोटीन का, उसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं और कौन से इसमें नहीं है, एक्सेप्ट उसने पूछा है कि वो कह रहा है कि इनमें से कोई एक ऐसा बॉन्ड है जो एग्जिस्ट नहीं करता। वो बॉन्ड हमारे पास आयनिक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब अगर आप लोगों को ज़रा सा याद हो, ज़रा सा कॉमन सेंस से काम लो, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, प्रोटीन्स के अंदर तो नहीं होता। हम तो प्रोटीन की बात करें तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से माल्टोज बनाते हैं का, ये कार्ब्स में होता है, ये प्रोटीन्स में नहीं होता। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली पॉलीपेप्टाइड यूनिट है, प्रोटीन है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आयनिक इंटरेक्शन होगी, डाइसल्फाइड ब्रिज होगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो नहीं होगा। बॉन्ड डेट इज मोस्ट सेंसिटिव टू राइज इन द टेम्परेचर। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो टेम्परेचर को बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम लोग हीट ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वाला यहाँ पे, सॉरी ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे इनकी जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की बढ़ जाएगी। ये जो डॉटेड बनाए हुए हैं ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और ये पूरा एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है,
ये तीसरा, उन तीनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वीक होते हैं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, वो इजीली डिस्टर्ब हो जाता है हीट से, ठीक है। और बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, प्रोटीन को फोल्ड कराते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इनके रोल्स हैं, वो हम लोग ने पढ़ रखे हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज रिकेट्स इन द चिल्ड्रन। अच्छा, अब जो विटामिन डी होता है ना, बेसिकली ये कैल्शियम वगैरह को एब्जॉर्ब करवाने में इसका काम है। तो विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होगा तो जो हमारी कैल्शियम है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिससे क्या होगा, बच्चों जो है उनकी हड्डियाँ बहुत वीक हो जाएंगी और ऐसे मुड़ सी जाएंगी, जैसे इसके बच्चे के देखो। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन डी हम ले किससे सकते हैं, लिवर से ले सकते हैं, चीज़ से ले सकते हैं, मशरूम से ले सकते हैं, श्रिम्प से ले सकते हैं, और ये हमारे पास जैसे जो पनीर वगैरह होता है उससे ले सकते हैं, बटर से ले सकते हैं, एग से, मिल्क से, क्या सारे इसकी सोर्सेज है जो हमें विटामिन डी ले सकते हैं। अच्छा, विटामिन डी हो जाएगा, और अगर एडल्ट है तो उसमें ऑस्टियोमेल्शिया हो जाएगा। ऑस्टियोमेल्शिया का मतलब है सॉफ्टिंग ऑफ बोन्स, के बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, और फिर ईजिली जो है वो फ्रैक्चर हो जाएंगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये सेकंड ईयर एमबीबीएस में आओगे, इस पर डिटेल टॉपिक है जब आई वाला टॉपिक पढ़ोगे। विटामिन बी 12 फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ोगे। पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो बन ही नहीं पाते। विटामिन सी जो है वो स्कर्वी हो जाता है, ये अभी तक हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, फर्स्ट ईयर में है पर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। विटामिन बी, विटामिन, ये सारे विटामिन जो है ना आप एमबीबीएस में आके मजीद डिटेल्स में पढ़ते जाओगे। फिर प्रिकर्सर एक्टिवेशन डिपेंड्स ऑन, प्रिकर्सर एक्टिवेशन जो होती है वो डिपेंड करते हैं इंटरमीडिएट सब्सटेंस के, उस पूरे पाथवे में हमारे पास क्या क्या सब्सटेंस बन रहा है। अब ये देखो हमारे पास ये पूरी प्रिकर्सर एक्टिवेशन है, और ये सारी प्रिकर्सर एक्टिवेशन डिपेंड करी है कि इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स कौन सी, इंटरमीडिएट पाथवे क्या है, ठीक है। हम जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं इनमें जो प्रिकसर होता है, यानी कि जो एक पहला मॉलिक्यूल होता है, उसको ज़रूरत होती है कि वो इंटरमीडिएट सब्सटेंस को लेगा, उनसे ही वो एक्टिवेट करवाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इनहिबिट करवाता है। फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव फीडबैक में, देखो ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये नेगेटिव फीडबैक पाथवे में इस पूरे रिएक्शन को स्टॉप करवाएगा, इनहिबिट करवाएगा। अगर आप यहाँ पे ये एरो देखो रेड वाला, तो ये क्या कर रहा है, ये इनहिबिट करवा रहा है, और प्रीकर्सर एक्टिवेशन कौन करवा रहा है, ये इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स करवा रहे हैं। विच गैसेज द हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इजीली डिफ्यूज कर जाती है। इसके रीजन हम लोग देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से 20 टाइम ज़्यादा फास्ट जो है वो डिफ्यूज कर जाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, क्यों, क्योंकि इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बेशक इसका मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा हो, लेकिन ये ना इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसकी डिफ्यूजन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास ना इतना तेज़ी से डिफ्यूज़ नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड स्लो करती है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही स्लो करती है, सॉलिबिलिटी उसकी कम है, इसलिए उसका कोई फिजियोलॉजिकल उसकी डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो होती ही नहीं है नॉर्मल, अगर हम रेस्पिरेट में, तो इतनी वो उसका इंपॉर्टेंस। The NADPH and the ATP from the light dependent reactions are not directly used in। अब ये हमारे पास पहले हम इनकी एब्रीवेशन समझनी होगी। यहाँ पे हमारे पास PGL का मतलब है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और हमारे पास, या फिर हम इसको 3PGA भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास PGAL का मतलब है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड या फिर G3P, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो रीजनरेशन होती है ना RUBP की, उसमें डायरेक्टली ATP या NADPH यूज़ नहीं होता। बाकी स्टेप्स में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जब हम इनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इस स्टेप में हमारे पास ATP और NADPH दोनों यूज़ होते हैं। जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं PG8 को तो हमारे पास सिर्फ ATP यूज़ होता है। जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं PGA टू PGAL तो हमारे पास ATP और NADPH दोनों यूज़ होता है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी ATP और NADPH दोनों ही यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको रीजनरेट कर रहे होते हैं, रीजनरेशन कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे पास बेसिकली हम लोग किस चीज़ से डील कर रहे होते हैं, हम लोग उसके जो कार्बन स्केलेटन है ना उसका अब ये देखो वही कार्बन स्केलेटन बनाने में तो हमें इसका कार्बन RUBP रुबिस्को बनाने में हमें कार्बन स्केलेटन यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ATP या NADPH वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्टली यूज़ नहीं करें। अगर हम लोग इनडायरेक्ट वे में बात करें तो फिर यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग उसका कार्बन स्केलेटन जो है उसको ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, पायरुवेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ। अब जो पायरुवेट होता है वो किसकी ऑक्सीडेशन के लिए हमें डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। बेसिकली वो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। पायरुवेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है एसिटाइल को ए के अंदर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चल जाता है। अब एसिटाइल को ए एंटर हो सकता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, फिर आके जाके इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखें तो हमारे पास पायरुवेट जो है वो रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। फिर इस तरह हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर देखें तो पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है एथेनॉल में और वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा होता है, और एनी ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट नहीं हो सकती।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव व्हेन वन NaDH इज ऑक्सीडाइज टू रेस्पिरेटरी चेन। यानी कि जब वन NaDH की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। जब हमारे पास वन NaDH की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। बेसिकली जो एक NaDH, हर ईच NaDH का मॉलिक्यूल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देता है कॉम्प्लेक्स 1 को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 1 को वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। तो इसका मतलब है कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, उससे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव होंगे। जब आप लोग रिएक्शंस भी पढ़ते हो तो जब हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं तो हम उस चेन में साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बनवाते हैं, यही वाले वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जब भी ये मूव करता है कॉम्प्लेक्स 1 में तो यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विद द कार्बन नंबर 14 रेडियोएक्टिव जो है हैज़ बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस व्हिच कंपाउंड विद वी फर्स्ट कंटेन। अब हम लोगों ने देखना है एक रिएक्शन है उसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें सबसे पहले जो है ना हमारे पास कार्बन 14 वाला कार्बन आएगा। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास है ना 3PGA, क्योंकि यही पहला कंपाउंड है जो हमारे पास फॉर्म होगा, इसकी ही फॉर्मेशन होनी है। जब हम केल्विन साइकिल में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होती है RuBP या फिर रुबिस्को जो है, रुबिस्को एंजाइम के थ्रू जो है वो इसको फिक्स करता है। ठीक है, एक अनस्टेबल हमारे पास कंपाउंड बनता है। अब हम उस अनस्टेबल कंपाउंड को नहीं काउंट करते, वो 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो हमारी बुक में मोस्टली लिखा भी नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग स्टेबल कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनता है वो हमारे पास हमारे पास PGA कंपाउंड बनता है, जो हमने पिछले एक MCQ आया था उसमें भी देखा था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम NaDH एंड FADH एंड एंटर अ सीरीज ऑफ। अब वो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव होते हैं NaDH और FADH2 से, वो हमारे पास को एंजाइम Q की जो एक सीरीज़ है उसके अंदर एक एंटर हो जाता है, जिसको हम लोग एक और नाम भी यूबिक्विनोन का भी नाम देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसके अंदर ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर पूरी जो एक इसकी चेन रिएक्शन है वो चलता रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं। जो साइटोक्रोम B है वो इलेक्ट्रॉन्स को तब एक्सेप्ट करते हैं जब वो यूबिक्विनोन या फिर जो हमारे पास साइटोक्रोम जो हमारे पास Q है उससे गुजर चुके होते हैं। अब साइटोक्रोम A जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट है। साइटोक्रोम A3 जो है वो एंड पे आ रहा होता है, फाइनल कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट में वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो स्टार्ट में वो हमारे पास कोएंजाइम Q या फिर यूबिक्विनोन जिसको हमने नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पहले तो सवाल को समझो, आंसर्स अभी छोड़ दो, ध्यान से समझो। वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। सिस्टेमिक होती है एक सर्कुलेशन, दूसरी हमारी होती है पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है ना वो ये हार्ट और लंग्स के दरमियान में होती है, 1 मिनट, और जो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है वो हार्ट और बॉडी के दरमियान में होती है। तो अब वो पूछना ये चाह रहा है कि हार्ट और बॉडी यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन सी ऐसी वेसल है जो हमारे पास कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसकी सबसे अच्छा आंसर जो इस सवाल का आंसर है वो हमारे पास बनता था एओर्टा। एओर्टा कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एओर्टा पार्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। क्यों? क्योंकि ये बॉडी और हार्ट के दरमियान है। ठीक है, हार्ट के दरमियान ट्रैवल करवाता है ब्लड को। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो आंसर ही कोई करेक्ट नहीं है। आंसर करेक्ट इसलिए नहीं है, क्यों? अगर हम लोग बहुत लॉजिकली इसका आंसर देखें, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात की और ये सारे जो है पल्मोनरी के हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा ऑल्दो ये सिस्टेमिक के ही हैं, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करते। फिर अगर हम लोग फिर भी एक अच्छा आंसर चूज़ करने की कोशिश करें तो वो आंसर ये बनता है, देखो अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी ये हमारे पास कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड की तो सिर्फ बात ही एक आ गई, ये पल्मोनरी वेन। हालांकि पल्मोनरी वेन हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एरर है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में से हम लोग ये वाला हिस्सा डिलीट कर देना फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आंसर फिर भी आप लोगों का हम लोगों ने बीटा ही कंसिडर किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में टेक्निकली थोड़ा सा एरर है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेकर जाती है। सुपेरियर वेना कैवा जो है वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर बॉडी से लेकर जाती है राइट एट्रियम की तरफ। इन्फीरियर वेना कैवा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर बॉडी से लेकर जाती है राइट एट्रियम की तरफ। इट्स अ स्फिंक्टर इन अ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में एक स्फिंक्टर है जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मस्कुलर एक्शन, यानी कि एक ऐसा स्फिंक्टर जो इनवॉलेंट्री मसल एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि वो हमारी अपनी विल में नहीं है, वो हमारे पास है बेसिकली पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, हमारे पास
सो ये वाला जो है कि जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये हमारा है कार्डियक स्फिंक्टर, जो हमारे हार्ट के करीब प्रेजेंट होता है, और ये वाला जो है बेसिकली ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। उन्होंने पूछा एलिमेंट्री कैनाल में, ये बिल्कुल ही इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये करता है कि जो ये हमारा जो फूड है इसने इसको स्लोली स्लोली कर कर यहाँ पर भेजना है डर्डनम में, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है, ये रिफ्लक्स वगैरह को इनहिबिट करता है। एनल स्फिंक्टर जो है ना, एनल स्फिंक्टर का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो वॉलेंट्री है, हमारे अपने कंट्रोल में है, लेकिन जो इसका अंदर वाला पार्ट है इनवॉलेंट्री है। अच्छा, सेंट्रल सेल्स ऑफ आवर बॉडी एक्युमुलेट ड्रॉप ऑफ फैट्स इन देयर, जो सेल्स हैं वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर सारा फैट्स जो है उसको स्टोर करते रहते हैं, और एडिपोसाइट्स कहते हैं फैट के सेल्स को। और क्या, जो लार्जेस्ट पार्टिकल्स आर ट्रैप बाय हेयर म्यूकोजा, दोनों जो है म्यूकस जो है वो हेयर और म्यूकस दोनों उसको ट्रैप कर लेते हैं। ये म्यूकस की मेम्ब्रेन है कि सारे जर्म्स वगैरह को यहाँ पे अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। फिर आ जाओ, आ चेंज डैट इज़ रिलेटेड टू इंस्पायरेशन इन ह्यूमन। अब जैसे ही इंस्पायरेशन होती है तो हमने देखना क्या क्या चेंज हमारे पास होते हैं। इंस्पायरेशन का मतलब है कि एक ये लंग्स हैं और वो इसके अंदर अभी एयर ले रहा है, ठीक है, तो रिब्स मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, नो, ये एक्सपायरेशन में होता है। लंग्स इन्फ्लेट करते हैं, हाँ। डायफ्राम बिकम, नहीं, तो इसमें हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट होगी। रिब्स जो है वो इंस्पायरेशन में अपवर्ड मूव करता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम की अगर हम लोग देखें तो ये डोम शेप होती है जिसमें वो जगह को तंग कर देता है, और ये फ्लैट शेप होती है जिसमें वो जगह बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ना, मैंने अपने रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स में ना बहुत अच्छे से समझाया है। पता है क्या, मैंने आपको सारी ब्रीथिंग मूवमेंट्स दिखाई हैं एनिमेटेड वे में ना, एनिमेशंस बना कर, एनिमेशंस जो हैं यूट्यूब से उठा कर मैंने उसमें सारी आपको दिखाई हैं। ये सारे रैप इतनी अच्छे से आपको ब्रीथिंग समझ आएगा ना अगर आपने मेरा लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ, हाउ मच एयर इज़ अवेलेबल इन योर लंग्स। हमारे लंग्स अगर फुली इन्फ्लेटेड हो जाए तो उसके अंदर जो 5 लीटर है वो एयर जो है वो आ सकती है। ये हमारे पास लंग की डिफरेंट जो है कैपेसिटीज़ हैं। अब ये आपको MBBS लेवल पे तो ज़रूर पता होना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये टोटल लंग कैपेसिटी होती है कि लंग के अंदर कितना ईजिली मैक्सिमम कितनी जो है वो एयर आ सकती है, वो 5 लीटर होती है। टाइडल वॉल्यूम बहुत है, जो हम आम रूटीन में ना हम आराम से ऐसे इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी सारी ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें छोड़ दो। टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो ह्यूमन लंग्स की है 5 से 6 लीटर, जो अगर जैसे डाइवर्स हैं जो ओशन में जाते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये 0.5 लीटर है, ये टाइडल वॉल्यूम है जो हम रेस्ट में बैठे हुए इजीली ब्रीथ कर रहे हैं। 1 लीटर जो है ये नहीं, ये छोड़ दो। द लब साउंड, अच्छा एक पहले बात, ये लब डब साउंड्स, हार्ट की साउंड्स प्रोड्यूस तब होती हैं जब हमारे पास वॉल्व जो है वो क्लोज होता है। कुछ बच्चों की मिसकॉन्सेप्ट होता है कि वॉल्व ओपन होने पे साउंड क्रिएट होती है, नो, जब हमारे वॉल्व क्लोज होता है तो साउंड जो है वो क्रिएट होती है। लब साउंड होती है, डब साउंड होती है, 2 साउंड्स होती हैं हमारे पास बेसिकली। अच्छा, लब साउंड जो होती है ना, जब हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, देखो 2 वॉल्व्स होते हैं ना, एक हमारे ये है जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये पहले वॉल्व हो गए। दूसरे वॉल्व्स देखो अगर आप लोग, दूसरे ये हैं, ये जो हमारे पास जो लेफ्ट जो है उससे जा रहा है, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और उसके दरमियान में एओर्टा के दरमियान में पूरी बॉडी को देगा। और ये हमारे पास एक और वेल्व है, ये वाले। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ वेल्व, एक ये वाले हैं और एक ही हमारे जो रेड वाले मैंने बनाए। ठीक है, पर्पल कर लेते हैं इसको, ये पर्पल वाले। अच्छा, अब जब जैसे ही हमारे पहले इनमें ब्लड आता है, जैसे ये वाले वेल्व क्लोज होंगे तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी लब, और जब ये वाले वेल्व क्लोज होंगे तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी डब। और ये तब प्रोड्यूस होती है साउंड जब वेल्व्स क्लोज करते हैं। ठीक है, ओपन होने से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये हमारे पास जैसे ही ट्राइकस्पैड और माइट्रल वाल्व क्लोज हुए तो हमारे पास लब साउंड प्रोड्यूस होगी। ये सिस्टली का बिगनिंग है, उसका स्टार्ट है। और जब हमारे पास डब साउंड प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास एओर्टिक और पर्मिनरी वाल्व जो है वो क्लोज होते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई। लब साउंड कब होती है प्रोड्यूस, जब हमारे पास क्लोजर हो रहा है माइट्रल या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व का। डब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास क्लोजर हो रहा है सेमिन्यूलर वाल्व का। ठीक है, ये सारी आपको समझ आ गई। फिर इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटर्मिन्ड बाय, ये फादर के स्पर्म पर डिपेंड करता है कि क्या बच्चे का जेंडर होगा। जैसे देखो, जो एक फीमेल है ना, उसने अपना एक ही गैमेट देना, तो उसने यानी कि एक्स दे देना है। फीमेल हमेशा एक्स ही देगी और वो कुछ भी नहीं दे सकती। अब फादर क्या दे सकता है, फादर 2 चीज़ें दे सकता है, या तो वो एक्स वाला देगा या वाई वाला देगा। अगर फादर की तरफ से एक्स स्पर्म ऐसा आया जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम था, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये एक्स एक्स मिलकर क्या बना देंगे, एक
फीमेल बनेगी, बेटी बनेगी। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई मिल गए तो अब जो है वो एक मेल बनेगा या फिर बॉय बनेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? इस तरह से होता है, ये स्पर्म पे डिपेंड करता है, फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी इज प्रोड्यूस बाय, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल सिस्टली से, यानी कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से कुछ पहले, थोड़ा सा पहले जो है वो हमारे पास बन जाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है, और डीपोलराइजेशन जो है हमारे पास हमेशा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ा पहले आती है हमारे पास, जो बेसिकली आफ्टर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद, ये हमारा होता है ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, ये आर होता है, ये क्यू होता है, ये एस होता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से थोड़ा सा पहले मर्ज बनता है। फिर ये ईसीजी जो है ना, ये मैंने आपको एनिमेशन वे में इतने मज़े से, इतनी अच्छी तरीके से समझाई है ना, लेकिन वो मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स में है, वो ये गेम चेंजर वाले लेक्चर्स में नहीं है, वो डिटेल लेक्चर्स में मैंने ईसीजी इतनी अच्छी पढ़ाई है ना कि आपको ना एमबीबीएस में जाके मुश्किल नहीं होगी। डायमीटर ऑफ द कैपिलरीज कैन बी एडजस्टेड थ्रू ऑल मीन्स एक्सेप्ट, डायमीटर जो है वो सेल की शेप चेंज नहीं होती, हिस्टामाइंस होता है जो रिलीज होता है, फैक्टर्स, हाँ नर्व्स की, ये बाकी सारे होते हैं, लेकिन चेंज सेल की शेप चेंज नहीं होती। जिस तरह से देखो हमारी जो कैपिलरीज हैं वो भी अपने डायमीटर को रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती हैं। इस तरह से कैपिलरीज जो है ना, उनके अंदर बेसिकली हमारे पास स्मूथ मसल्स नहीं होते। कैपिलरीज के अंदर आर्ट्रियोल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। हिस्टामाइंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जब वो रिलीज होगा तो वेसल्स जो है उनको डायलेट करवा देगा, इससे नर्वस स्टिमुलेशन होती है। ठीक है, जो हिस्टामाइंस करवाते हैं नर्वस स्टिमुलेशन से क्या होती है, जो कैपिलरी का फ्लो है वो बढ़ जाता है, स्पिंक्टर्स जो है वो खुल जाते हैं, और ये हमारे पास स्मूथ मसल जो है ये आर्ट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल की शेप चेंज करने का कोई लेना देना नहीं। फंगल इन्फेक्शन आर मोस्ट लाइकली, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ तो आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो आपकी इम्यूनिटी है आपकी बॉडी की, वो जाग जाएगी कि भाई नहीं अब फंगल इन्फेक्शन हुआ है, मैंने इसको इन्फेक्शन को किल करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ़ौरन से फ़ौरन आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है, वो एक्शन में आएंगे और वो एक्शन लेंगे। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बेसिकली टी लिम्फोसाइट जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो रिस्पॉन्स में आएगी और सारा एक्शन करेगी। लेक्टेल्स आर द ब्रांचेस ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज विच अराइज, ये लेक्टेल्स जो है ये विलाय के अंदर से जो है ये बेसिकली अराइज होते हैं। ये हमने इंटेस्टाइन में इनका स्ट्रक्चर देखा था, जब हमने इंटेस्टाइन में हम विलस पढ़े थे, विलाय पढ़े थे, उसके अंदर हमारे पास ये लेक्टेल्स थे, तो ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका सारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने डिटेल लेक्चर्स में। लेक्टेल्स जो है वो लिम्फेटिक ब्लड में होते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लेक्टेल्स का फंक्शन क्या होता है, फैट एब्जॉर्ब करनी, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के को लिम्फ वगैरह में एब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है, ये सारा इनका फंक्शन है। अगर हम लोग देखें बोन मैरो का इसमें कोई काम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे छोड़ दो भी। एन एक्टिव पोलियो वैक्सीन इज यूज नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी। अब हम लोग इनमें से बताना है कि जो एक एक्टिव पोलियो वैक्सीन है वो हम लोग इसमें से कौन सी जो है ना वो यूज़ करेंगे। एंटीवेनिन जो है वो एक हमारे पास रेडीमेड एक कह लो कि एक वैक्सीन है जो हम लोग यूज़ करते हैं पोलियो से प्रिवेंशन के लिए, और ये क्या प्रोवाइड करती है, एंटीवेनिन जो एक रेडीमेड एंटीबायोटिक है। ठीक है, किसी भी वेनम के ख़िलाफ़, पोलियो के ख़िलाफ़, और ये हमें एक पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। वैक्सीन जो है ना वो हमेशा हमारे पास क्या करती है, एक्टिव इम्यूनिटी देती है। सिरम जो है ना वो और एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीटॉक्सिन जो होता है ना वो किसी भी टॉक्सिन जैसे स्नेक बाइट हो गया उसके खिलाफ यूज़ होता है। लेकिन अभी हम लोग पोलियो के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पोलियो वैक्सीन के लिए हम लोग एंटीवेनिन जो है वो यूज़ करेंगे। प्लेटलेट्स आर डराइव फ्रॉम, प्लेटलेट्स जो होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स जो हमारे पास है ना वो लार्ज सेल्स होते हैं। जब ये लार्ज सेल्स मेगा कैरियोसाइट्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं, छोटे हिस्से बना लेते हैं, उन छोटे हिस्सों को हम लोग प्लेटलेट्स बोल देते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स थे, ठीक है, इमेच्योर हुए, फिर ये टूट गए और हमारे पास क्या प्लेटलेट्स है, तो फिर हमारे पास उसके आगे एंड पे हमारे पास क्या बन जाएगा, उन प्लेटलेट्स से हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स बन जाएंगे। मैं गलत बोल गई, आई एम रियली सॉरी। मैं ये बता रही थी कि जो मेगा कैरियोसाइट होता है वो एक बड़ा सेल होता है, जब वो टूटता है तो वो छोटे सेल प्लेटलेट्स बना देता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी और कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी। विच प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इज़ यूज टू RH नेगेटिव टू अवॉइड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अच्छा, अब जैसे एक मदर है, मैं आपको इसकी पहले थ्योरी समझा देती हूँ। जैसे एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव और उसका बेबी जो है वो RH पॉजिटिव। बेबी RH पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जो फादर था, जो स्पर्म आया था वो था RH पॉजिटिव। ठीक है, बेबी क्या है, RH पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब बेबी के
अगर बेबी के कुछ RH पॉजिटिव वाले सेल्स मदर की बॉडी में जाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, अगर फर्स्ट करो चले गए गलती से डिलीवरी के वक्त किसी भी टाइम, तो वो मदर की बॉडी के ना इम्यून सिस्टम को जगा देंगे कि भाई ये कोई फॉरेन चीज़ आ गई, इसको किल करो। और अगर मदर की इम्यूनिटी गलती से जाग गई तो फिर वो इसको किल कर देंगे, इसके सेल्स को। ये हमने होने नहीं देना। तो हमने क्या करना है, हमने मदर को ऐसी पहले ही लाइक कह लो कि एंटीबॉडीज़ मदर के ब्लड में खुद से डाल देनी है कि जैसे ही ये छोटे छोटे सेल्स आए तो मदर की एंटीबॉडीज़ इन सेल्स को पहले ही जल्दी से किल कर दे। इतना वो हमने आर्टिफिशियली दी है। ये वाली जो एंटीबॉडी है ये हमने आर्टिफिशियल बाहर से दी है। जब एंटीबॉडीज़ ने इन वाले जो हमने बेबी के सेल जो शोखे हो रहे थे, जा रहे थे वहाँ पे, उनको पहले ही किल कर दिया, उनको हमने जाने नहीं दिया। फिर हमने क्या किया कि मदर की इम्यूनिटी को जागने नहीं दिया। अगर तो एक बार बॉडी की इम्यूनिटी खुद से जागे फिर वो नहीं रुकेगी। तो इस वजह से हम लोग पहले उसको जागने नहीं देते, हम लोग पहले उन सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक एंटीबॉडीज़ का एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि जो है वो इम्यूनिटी उसकी इफेक्ट ना हो। अगर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाए तो फिर ये हमारे पास इस तरह के बच्चों की कंडीशन हो जाती है। आप लोग पिक्चर देख सकते हो कितना डरावना लग रहा है। विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर सकती है? IgG हमारे पास एक वाहिद लाडली एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। IgM जो है वो लार्ज होती है, नहीं कर सकती। IgE एलर्जी वगैरह में नहीं कर सकती। IgA भी नहीं। IgG जो है वो ऐसी एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स आर ऑल्सो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स? अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं, जो बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स हमारे पास टंग में है, नोज में है, ठीक है। फिर हम लोग फोटो रिसेप्टर्स की अगर लोग बात करें, थर्मो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स भी हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर रिसेप्टर्स है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बेहतर इंसान जो कीमो रिसेप्टर। ट्रांसपोर्ट थ्रू द सोडियम पोटेशियम पंप, ये बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट जो है वो ATP देना पड़ता है, तो ये ATP की यूज़ से हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ATP डायरेक्टली यूज़ हो रहा है, जिसमें हमारे पास 3 सोडियम आउट जा रहे हैं, 2 पोटेशियम इन आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बड़े डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने डिटेल लेक्चर्स में। तो आपको पता है जहाँ पे एनर्जी यूज़ हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और अगर एनर्जी यूज़ ना हो तो वो कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। अच्छा, साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज़ कर जाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ और न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अच्छा, अब जो ये हमारे पास क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज़ करते हैं प्री साइनेप्टिक और रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज़ होता है ना वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। यहाँ से मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, आपको पूरा सवाल समझ आ जाएगा। देखो ये हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो ये है, और ये हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो वो पूछ रहा है, इतनी सी उसने बेचारे ने बात पूछी एग्जामिनर ने कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ से आ रहा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये पिछली वाली मेम्ब्रेन से आ रहा है और इसके ऊपर जाके अटैच हो रहा है, रिसेप्टर्स इस पे लगे होंगे। अच्छा, साइनेप्टिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट। वो कह रहे हैं ऐसी क्या चीज़ है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं करवाता। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि बॉडी किसी भी फाइट या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स में है, ठीक है, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में, यानी कि कोई स्ट्रेस चल रहा है तो वो डाइजेशन सिस्टम को बंद ही रखता है। वो कहता है भाई पहले स्ट्रेस को भुगता लो, बाद में खा पी लेना। हार्ट रेट बढ़ाता है, हाँ ठीक है। डायलेशन करवाता है प्यूपिल की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आए और रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है। या बच्चों यहाँ पे देखो, अब ये हमारे पास है सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक। अब ये सारे इनके मैंने इस डायग्राम में लिखे हुए हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख लो, सारे फंक्शंस हैं। इसको वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर लो, ठीक है, वरना मैंने बड़े डिटेल में अपने डिटेल लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है कौन कौन से हार्मोन? ये बोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी हार्मोन्स भी और ट्रॉफिक हार्मोन्स भी। ट्रॉफिक हार्मोन्स ये कौन कौन सा करता है? ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे पास होता है रीनोकॉर्टिकोस्ट्रोफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन ये हमारे पास करता है GH ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ये ठीक है, ये आपको सारे समझ आ गए। अच्छा, अब ये हमारे पास होते क्या? प्राइमरी हार्मोन जो है ना वो हमारे पास क्या करता है, ये ऐसा नहीं है कि प्राइमरी हार्मोन सिर्फ रिलीज़ करता है, प्राइमरी भी और ट्रॉफिक दोनों हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास जो इंटीरियर पिट्यूटरी का लोब है वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। ग्रोथ हार्मोन जाके मसल और बोन की ग्रोथ करा रहा है, प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीट करवा रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूस करवा रहे हैं। एलएच जाके ओवरीज पे काम कर रहे हैं, टेस्टिस पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम कर रहे हैं, CTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन प्राइमरी भी आते हैं इसमें, और इसमें हमारे पास ट्रॉफिक हार्मोन्स भी आते हैं। जैसे यहाँ पे इस चार्ट में भी आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से ट्रॉफिक हार्मोन्स है, कौन से प्राइमरी है। अब इनको ध्यान से देखो।
ये हमारे पास ना बेसिक सारे ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं जो दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ऐसे हार्मोन्स को हम लोग ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। प्राइमरी हार्मोन जाके सिर्फ अपना ही काम करता है। ट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है, वो दूसरे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास है ग्लूकागोन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल मेनली बाय इंक्रीजिंग ब्रेकडाउन। अच्छा, ग्लूकागोन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ता है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, यानी कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और उसकी ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता रहता है। और जो ग्लूकागोन होता है वो अल्फा सेल्स में होता है, वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवाता है, वो लिवर में जाके ग्लूकोज जो है ना उसको प्रोड्यूस करवाता है, यानी कि जो हमारे पास ग्लाइकोजन है ना उसको तोड़ फोड़ के ग्लूकोज बनाता है। इतना सा काम करता है। फिर हमारे पास है पेयर्ड गुनेड्स इन मेल में जो गुनेड्स होते हैं उनको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, स्पर्म्स बनाना होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाना होता है। ये है जी मेल और ये है जो उसकी टेस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो। फिर हमारे पास है यूट्रस इज कॉमनली नोन एज, यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रस को हम लोग वोम भी कहते हैं। बेसिकली ये वो ऑर्गन है एक फीमेल का जहाँ पे उसके जो बेबी है, फीटस है, उसने डेवलप होना है। बर्थ कैनाल हम लोग वेजाइना को कहते हैं। ओविडक्ट जो है हम फिलोपियन ट्यूब को कहते हैं। फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओविडक्ट फिलोपियन ट्यूब एक ही बात है। बर्थ कैनाल हम लोग विजाइना के लिए नाम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है जी यूट्रस, जिसको हम वॉर्म का नाम देते हैं। फिर ये हमारी ओवरी, ये इनफंडिबुलम, ये एम्पुला है। यहाँ पे बेसिकली एम्पुला के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। ये इस्थमस है, ये इंट्राम्यूरल पार्ट है। और ये हमारे पास जो ये वाली ट्यूब है इसको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट है, क्राउन है, ये फंडस है उसका, ये लिगामेंट से ओवरी अटैच होती है। ये जितना आपको प्यारा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, असल में इतना प्यारा नहीं होता। जब आप असल में कडावर पे देखते हो ना, एक जो डेड फीमेल होती है उस पर देखते हो, तो ऐसे मिक्स हुआ होता है। ये कोई इतना लाइक सारा एक ही कलर का होता है। हम लोग डायग्राम्स बड़ी कलरफुल देखते हैं। ब्लड वेसल जो रेड से है, वो आर्टरी रेड से, वेन ब्लू से, नर्व येलो से। जब हम लोग कडावर देखते हैं ना, सारी चीज़ें एक ही रंग की होती हैं। तब आपको नहीं समझ आ रहा भाई ब्लड वेसल कौन है, नर्व कौन है, फिर आप थोड़े से परेशान होते हो। पीक लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इज डेवलप ड्यूरिंग, हमने बताना है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे हाई कब होगा। अच्छा, आप मुझे खुद ही बताओ कि कौन से, जब मेंस्ट्रुएशन स्टेज चल रही है तो सारे हार्मोन्स डाउन होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। अब वो, और हमारे पास जब ओवुलेशन हो रही है तो हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा। अब हमने बताना कि प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास फेज़ कब होगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीटरी फेज़ में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनना है, और कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवा रहा है। अब ये हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है, सारे हार्मोन टाइम है। ये फॉलिकुलर फेज़ है। ये अगर हमारे पास ओवुलेशन का पीरियड है, इसमें जो है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत हाई है। फॉलिकुलर फेज़ में FSH हाई है, ठीक है। फिर ये जो हमारा ल्यूटल फेज़ या सिक्रीटरी फेज़ है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन हाई है, क्योंकि बॉडी को लग रहा है प्रेगनेंसी होने वाली है, तो बॉडी उसको मेंटेन रखने की कोशिशों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का फंक्शन है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम करवाता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है, इसका फंक्शन नहीं है। इनहिबिशन करवाता है और वेस्कुलराइजेशन भी करवाता है। तो इसका बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन अगर हम देखें तो फीमेल बॉडी पे क्या होता है, ब्रेन वगैरह में उस पर रोल करती है, ओवरीज में मैचुरेशन स्टिमुलेशन कराती है, यूट्रस को प्रिपेयर करती है, स्किन पे एंटी एजिंग इफेक्ट है, बोन की डेंसिटी इंक्रीज करती है, लिवर पे कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कराती है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल, अच्छा मैं ना कल ही मेरा खुद का टॉपिक था, मेरा एग्ज़ाम होने वाला ब्लॉक एग्ज़ाम, तो मैं एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स पढ़ी थी फीमेल बॉडी पे, हमारा टॉपिक है। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो एस्ट्रोजन होता है ना हमारी बॉडी में ना, कोलेस्ट्रॉल थोड़ी एडिशनल चीज़ है पर ज्ञान है, समझ लो। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है LDL और एक होता है HDL। अब जो हमारे पास LDL है ना, ये बहुत हार्मफुल होता है। अब जो हमारे पास HDL है, ये अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब जो एस्ट्रोजन है फीमेल बॉडी का, वो HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है, मतलब इतना बेनिफिशियल हार्मोन है। लेकिन जैसी ऐसी फीमेल जिनमें मेनोपॉज हो जाता है और उनके पीरियड्स वगैरह स्टॉप हो जाते हैं, उनमें एस्ट्रोजन ड्रॉप करता है, तो फिर इसलिए उनमें हार्ट डिजीज़ वगैरह भी बढ़ने लग जाती हैं। अच्छा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक डैट इन्वॉल्व फिलोपियन ट्यूब। अब ये हम लोगों ने बताना है कि अगर हम लोग एम्ब्रियो को बाहर से ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो हम लोग उसको किस स्टेज पे कराएंगे। बेसिकली यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है IVF की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। तो बेसिकली हम जब एम्ब्रियो को करवाते हैं तो वो अप टू 8 सेल स्टेज तक हम उसको इम्प्लांट करवा देते हैं, ठीक है। या फिर इस टेक्निक को हम लोग ज़ायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र का नाम भी दे सकते हैं। माइलिन शीट जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, एक फाइब्रस शीट है।
फाइब्रस है और ये लिपिड रिच है, बहुत ज़्यादा लिपिड्स होते हैं इसमें। और ये बेसिकली जो श्वान सेल्स हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स से बेसिकली ये क्या होती है, उनसे प्रोड्यूस होती है। और ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और जो नर्व इम्पल्स उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है कि ये बड़ा ईजी सी बात है यार। ऐसे बढ़ा देती है कि जैसे यहाँ से कोई हमारे पास नर्व इम्पल्स आ रही है, तो नर्व इम्पल्स फर्स्ट यहाँ से आई तो ऐसे ऐसे वो जंपिंग इम्पल्स होती है और ये माइलिन वाली जगह से नहीं, उसको हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम देते हैं सैल्टेटरी इम्पल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, MD कैट वालों को बहुत पसंद है। मायोसिन फिलामेंट आर बिल्ट मायोसिन फिलामेंट किस प्रोटीन से होते हैं? मायोसिन फिलामेंट जो है वो हमारे पास बनते हैं मीरो मायोसिन प्रोटीन जो है वो इनको बनाती है। अब ये हमारे पास है मायोसिन। अब ये थोड़ी इतना डिटेल नहीं आपको आएगा MD कैट में, थोड़ी आगे की चीज़ हो गई। अब मीरो मायोसिन जो है ये इस प्रोटीन से बेसिकली बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर हमारे पास है डार्क बैंड इन द स्केलेटल मसल हैज़ अ लाइट स्ट्रिप इन इट्स मिडल। अच्छा, अब हमारे पास पूरा जो डार्क बैंड है उसके दरमियान में जो लाइट स्ट्रिप होती है उसको हम लोग बेसिकली एज जोन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये हमारे जो है ना ये डार्क के फिलामेंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इनके दरमियान में यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये एज जोन है और इसके दरमियान में जो लाइन है उसको हम लोग M लाइन बोलते हैं। अच्छा बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ना मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है अपने MD कैट के लेक्चर्स में, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो बेस्ट है वो लेक्चर, अगर आप लोगों ने ले लिया ना आपको ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कभी भी नहीं भूलेगा। मैं यहाँ पे इस लेक्चर में सारा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, इतना टाइम ही नहीं, आप लोग भी बोर हो जाओगे। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है वो इनेमल ऑफ टीथ है, यानी कि जो हमारे दांत का हिस्सा है बाहर वाला वो हार्डेस्ट होता है, लेकिन फिर भी आप कैविटी से ख़राब कर लेते हो मीठी चीज़ें खा के। डेंटाइट जो है सॉफ्ट पार्ट, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना हमारा एनेमल होता है। बोन मैरो इज़ अ साइट ऑफ हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है कि ब्लड जो है ना वो बनना। हीमोपोइसिस का मतलब है कि हम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो ब्लड को बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, WBCs बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं मेगाकैरियोसाइट से। तो हेमाटोपोइसिस का मतलब है कि बेसिकली ब्लड सेल की फॉर्मेशन, या हीमोपोइसिस का वर्ड गलत कहो, हेमाटोपोइसिस आना। एंटीबॉडीज़ आर सिंथेसाइज्ड बाय, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है ना वो बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडीज़। अगर हम लोग लिम्फोसाइट्स में भी बात करें तो हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनाते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट वगैरह। विच मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, हमने बताना है कि एक्सपायरेशन में कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, जो डायफ्राम होता है ना, अब एक मिनट है कि ऐसे क्यों नहीं आ रहा, डायफ्राम जो है ना, अगर डायफ्राम रिलैक्स है ना, ये डायफ्राम फर्स्ट करो रिलैक्स है तो उसकी ऐसी शेप होगी। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है ना तो उसकी ऐसी फ्लैट शेप होगी। तो डायफ्राम एक्सपायरेशन में क्या करता है, डायफ्राम बेसिकली हमारे पास रिलैक्स करता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिलैक्स करता है, ठीक है। तो रिलैक्स करता है, ये तो चला गया। इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स करता है, पैरी, ये सारे रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक्सपायरेशन होती है वो पैसिव होती है, उसमें सारे मसल रिलैक्स करते हैं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिन बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। बहुत ईजी सा MCQs है, ये देखो, ये हमारी है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, वो अपने रिसेप्टर्स पे जाकर लगा, और रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट थे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है। ये इजीली सी बात थी, इजी बात थी, कुछ इसमें नहीं था। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो अकर ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव का मसला हो जाता है, इस वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाता है। ये पता है, इजी सा MCQs था। विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो AB पॉजिटिव है ना, AB स्पेसिफिकली पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, इसको दुनिया को कोई भी ब्लड दे दो खुशी खुशी ले लेगा। ये हमारे पास चार्ट है कंपैटिबिलिटी का। अगर हम लोग AB पॉजिटिव को देखें ना तो ये ऐसा ब्लड है जो सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। AB नेगेटिव भी ले सकता है, लेकिन ये AB पॉजिटिव तो सबसे ही ब्लड ले सकता है। और O नेगेटिव है, वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको ब्लड दे सकता है, कोई रिएक्शन उसका नहीं होगा। अगर इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को जाननी है तो फिर आपको मेरे डिटेल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर अ सिंगल पेरेंट शो। एक मिनट पहले सवाल समझो क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है मोनोहाइब्रिड, हम एक ही ट्रेट को स्टडी करें, क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस, ऐसे इंडिविजुअल जो हेट्रोजाइगस हैं, फॉर अ सिंगल पेयर, यानी कि दोनों माँ बाप हेट्रोजाइगस हैं। फर्स्ट कर लो, ये ए ए ए ए, ठीक है, हेट्रोजाइगस हैं,
और फिर हमने फिनोटाइपिक रेशो बनानी है। हम लोग इस तरह अभी जल्दी से बना लेते हैं, इसको आंसर करते हैं। देखो ए ठीक है। अब ये देखो हमने इसकी ना अभी जीनोटाइपिक रेशो बनाई है। अगर हम लोग देखें तो डोमिनेंट ट्रेट है, तो ये हमारी सारी डोमिनेंट ट्रेट आएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर सर्कल करें, शेड कर लें, तो ये सारी डोमिनेंट आएगी। तो इसको जो फिनोटाइप आएगी वो 3:1 फिनोटाइप आएगी। लेकिन अगर वो हमसे जीनोटाइप पूछता है तो फिर आप उसको क्या जवाब दोगे? जीनोटाइप आएगी हमारी, ये एक अलग है, ये अलग है, ये 2 है। 1:2:1 ये जीनोटाइप आई है और ये हमारी फिनोटाइप आई है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये जीनोटाइपिक रेशो है और ये हमारी जो है 3:1 फिनोटाइपिक रेशो थी। इफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम उसको स्टडी करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। व्हाट परसेंटेज ऑफ द राउंड सेज वेयर प्रोड्यूस इफ द F1 हेटेरोजाइगोट राउंड प्लांट। ठीक है, अगर हम लोग राउंड को डोमिनेट समझे तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो 75% जो होगा ना वो राउंड ही आएगा। इसको अगर मैं आपको पनेट स्क्वायर बनाकर दिखाऊँ ना, तो इसका बच्चों ये है कि उसने पहले कहा कि हम लोग जो पेरेंट्स हम लोगों ने लिए ना वो हमने व्हाट परसेंटेज हम लोगों ने पेरेंट्स जो लिए ना वो हमने हेटेरोजाइगोट लेने हैं। ठीक है, यानी कि ये हमने क्रॉस करवाना है। तो यहाँ पे आर ये मैं फादर के गेमेट्स लिख रही हूँ और ये मैंने मदर के गेमेट्स लिख लिए। ठीक है, अब ये एक मिनट, ये काफ़ी ख़राब बन गया है। देखो ना, ये फादर के गेमेट्स और ये मदर के गेमेट्स। अब ये हमारे पास आर 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 और ये अगर हम लोग देखें यार, अब ये सारे जो हैं ये हमारे पास हो गया, कितना हो गया? ये हमारे पास है बेसिकली 75%, और ये वाला जो है ये है हमारे पास 25%। टोटल हमारे पास होता है 100%। ठीक है, उसमें से 75% हमारे पास डोमिनेट आ गया, तो 75 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसको बच्चों हम लोग ना 100 कंसीडर करते हैं, इस पूरी परसेंटेज को 100। तो 100 का ये वाला एक पार्ट जो है ना वो 25 है, तो फिर जब हम इनको प्लस करेंगे 3 को तो वो इक्वल हो जाएगा 75 का। ठीक है, और अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो फिर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, तो ये एक हिस्सा है और ये टोटल मिला के हमारे पास 4 हिस्से बने। अगर हमने इन तीनों को कंसीडर करना है तो हम इसको लिखेंगे 3/4, और अगर इस एक की बात करें तो हम इसको 1/4 लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलील्स सेग्रीगेट एट रैंडम। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ हमें यही कहता था कि जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, वो रैंडमली एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइक कह लो कि कुछ अलील्स ऐसे हैं जो जुड़े रहेंगे, वो कभी अलग नहीं होंगे। मेंडल ने कहा था कि सारे जो अलील्स हैं ना वो अलग से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कि कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो आपस में फिजिकली ज्वाइंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, जो कि अलग नहीं होते। ठीक है, जीन्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एग्जिबिट। अब जो जीन्स प्रेजेंट होंगे एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में वो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस को शो करते हैं। अब ये क्या बात होती है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जो एक सेल, ये हमारा ना, सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेस बैकग्राउंड इसका समझो, अगर किसी को एमसीक्यू उसके समझ आएंगे। जब भी एक जायगोट बनना होता है तो एक एग सेल आता है, एक स्पर्म आता है। ठीक है, एक एग एक स्पर्म है, उनसे जी ये जायगोट बन गया। अब जो एग सेल है ना, जब एक ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये एग सेल है, तो ये जो छोटा सा स्पर्म होता है ना, ये इसकी पूरी बॉडी बाहर गिर जाती है, सिर्फ इस स्पर्म का जो न्यूक्लियस है ना वो एंटर होता है। या फिर आप ये कह लो कि इस स्पर्म का सिर्फ डीएनए एंटर होता है, बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं पूरे सेल की, वो सारी एग से आती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आप फर्स्ट करो, एक बच्चा अली है जो ये लेक्चर सुन रहा है, अब मैं कहूँ अली, आपकी बॉडी में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं या फिर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो आपकी मदर वाले माइटोकॉन्ड्रिया आए हैं। कल मैंने ये बहुत डिटेल में पढ़ा टॉपिक अपने सिलेबस में। अब अली के जो बॉडी में सारे, ये अली है, इसकी बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया सारे इसकी माँ से आए हैं, इसकी मदर से आए हैं। और लेकिन हाँ, अली का जो डीएनए है उसमें हाफ कंट्रीब्यूशन अली के फादर की है, लेकिन मेल क्या देता है, सिर्फ डीएनए देता है, बाकी ऑर्गेनेलिस सारा कुछ मदर की बॉडी से आता है। ठीक है, फिर इसी तरफ से एक थोड़ी सी आगे की बात बता रही हूँ। अब एक जो जितनी भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज है ना, वो क्या होगा, वो मदर में से आती हैं, वो मदर की बॉडी में से अगले बच्चे में जाएंगी। फादर अगर एक फादर है उससे वो आगे नहीं जा सकती। ठीक है, जितनी भी माइटोकॉन्ड्रियल है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है वो माँ से आता है। ठीक है, आपको समझ आ गई। इफ़ अ वुमन विद ब्लड टाइप ए, एक औरत है जिसका ब्लड टाइप ए है,
whose father had blood type O marries with a man blood type AB, what is the probability? ये बड़ा अच्छा MCQ है, इसको हम समझते हैं। वो कह रहा है कि उसके कितने बच्चे होंगे जिनमें A B जो है वो आ सकता है। अब देखो, पहले तो आपने ना वुमेन का, सबसे पहले इसमें ऐसे MCQs में हम लोगों ने जो वुमेन है और जो मैन है उनका क्या बनाना होता है, हमने उनकी जो जीनोटाइप है वो लिखनी होती है। आंसर ना देखो बच्चों, चीटिंग ना क्या करो, हमने उसका वो बताना है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग मैन बताते हैं, वो उसने मैन मैरी जो मैन किया वो ओ है, यानी कि हम लोग उसको लिख लेते हैं आई, स्मॉल आई लिख लेते हैं कि ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये मैन की जीनोटाइप हो गई, ठीक है। अब हमने वुमेन का जीनोटाइप जो है ना उसका ए है, लेकिन हमें ये पता चला कि उसका फादर जो था वो ओ, एक मिनट, सॉरी, मैन की जो जीनोटाइप है वो ए बी है, यानी कि मैन की जो जीनोटाइप है वो ए बी है। ये हमारा जो फादर है ना बच्चे का, ये उसकी ए जीनोटाइप है। अब जो फीमेल थी वो ए थी और उसका फादर, फीमेल का फादर ओ था। ये चीज़ उसने हमें इसलिए बताई है कि जो फीमेल है वो ए, इस तरह से भी तो हो सकती है ना, ए, ठीक है, ये वाले दोनों डोमिनेंट एलील्स हो गए नहीं, लेकिन क्योंकि उसके फादर ओ थे तो फीमेल का जीनोटाइप ये होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ए, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इसको एक, इस तरफ ये आई आ जाएगा, इस तरफ ये आई आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास दोनों डोमिनेंट वाले आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास ए और बी वाला आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये आई ए आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आई आ जाएगा। तो यानी कि अब इन जो कपल है इसके 25% बच्चे जो हैं वो ओ वाले होंगे, सॉरी ओ वाले नहीं हो सकता, यहाँ पे बी आना था, ओ वाला नहीं कभी भी हो सकता। अब ये वाला जो बच्चा है इसका बी जीनोटाइप होगा, ये दो बच्चे जो है इनका ए होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बी। तो अब यहाँ पे जो उनका जीनोटाइप है, अब उसने क्या पूछा था कि उसके बच्चे जो हैं उनका ए बी कितनों का होगा, तो ए बी सिर्फ इस वाले बच्चे का होगा, ठीक है, ये वाला, यानी कि 25% जो है वो ए बी जीनोटाइप हो सकता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई पनेट स्क्वायर से, अगर नहीं समझ आई तो आप लोग यहाँ से भी इसको देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा, जो कॉन्डम्स हैं वो फिजिकली लाइक प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है, क्योंकि वो उसको जो स्पर्म है उसको लीक आउट नहीं होने देंगे जो फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट है उस, ताकि वो प्रेगनेंसी जो है अचीव ना हो। इन डार्विन्स हाइपोथेटिकल एवोल्यूशनरी ट्विग्स, जो वो कह रहे हैं टिप्स ऑफ ट्विग्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके टिप्स हैं वो बेसिकली जो करंट हमारी बायोडाइवर्सिटी चल रही है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। मतलब ये जो हैं जो टिप्स हैं वो हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो अब एग्जिस्ट करते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन इन द फीमेल। ओवुलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, वो ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज़ होता है, और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो एग है वो रिलीज़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये रप्चर्ड फॉलिकल, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से एग रिलीज। क्वेश्चन नंबर 66, वायरसेस आर एबल टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सरफेस बाय द मीन्स ऑफ देयर। अच्छा, मुझे लगता है इसका बेसिकली कैप्सिड आंसर होगा, क्योंकि जो स्पाइक्स हैं वो हर वायरस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, कुछ वायरसेस होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका हमारे पास कैप्सिड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, विच स्ट्रक्चर्स स्टोर स्पर्म्स टेम्परेली बिफोर एजैकुलेशन। एजैकुलेशन का मतलब होता है कि जब जो एक मेल है उसके सेक्सुअल ऑर्गन जो पीनस है उससे जो सीमेन है वो एजैकुलेट होता है या फिर एक्सक्रीट आउट होता है, उसको एजैकुलेशन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो एपिडिडाइमस है वो हमारे पास एक जो स्पर्म एक जो टेस्टिस है उसका ऐसा पार्ट है, ये अगर आप देखो तो ये एटलस से फोटो है। अब ये आप देख सकते हो कि ये बॉडी है पूरे एपिडिडाइमस की, ठीक है, एपिडिडाइमस जो भी आप इसको बोलते हो, ये सारे सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये पूरी टेस्टिक है, स्क्रॉटम इसके बाहर प्रेजेंट होगा। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्टोरेज होनी है स्पर्म्स की। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि तो ये आपको पूरा समझ आ गया है इसका सारा स्ट्रक्चर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं। वेस्ट एफरेंस पे क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को एपिडिडमस के। फिर हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये अल्कलाइन जो सिक्रीशन है सेमेन के अंदर वो डालता है। फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन यूजली अगर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो बेसिकली फिलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। फिलोपियन ट्यूब के अंदर भी देखें तो हम लोग जो एम्पुला रीजन है जो यहाँ पे करके रीजन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुलरी रीजन में। अच्छा, आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ, इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एम्पुलर रीजन में होता है। यूट्रस जो होता है वो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होती। सर्विक्स जो है बेसिकली वो पाथवे है स्पर्म्स के लिए, वहाँ से स्पर्म्स गुजरते हुए जाना जो है वो एरिया है जहाँ पे बेसिकली जो स्पर्म्स है वो डिपॉजिट होनी है। विच मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द सिगरेट स्मोक कॉजेज एडिक्शन। अच्छा, अब ना आप लोगों के में स्मोकिंग एक टॉपिक ऐड है तो इस वजह से मैंने ये वाले MCQs ऐड किए, क्योंकि स्मोकिंग आप लोगों का एक टॉपिक है। निकोटीन जो है
बेसिकली वो हमारे पास क्या है, निकोटीन एक स्टिमुलेट करता है ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में, एक डोपामिन रिलीज़ करवाता है, तो इंसान को लगता है कि बहुत हमें खुशी मिल रही है सिगरेट पीकर। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द स्मोक डिक्रीजेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अब जो हमारी जो स्मोक है उसके अंदर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जाके जो कार्बन हेमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड कर जाती है, और ये इतनी हायर एफिनिटी के साथ बाइंड करती है कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हाई एफिनिटी के साथ बाइंड कर जाती है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो टिश्यूज़ हैं उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। निकोटीन जो है वो एडिक्शन के लिए होती है, और टार जो है वो कार्सिनोजन होता है, कैंसर कॉज करता है। देखो खुद इंसान अपने आप को ऐसे जहर दे रहा है। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लंग कैंसर। क्यों? क्योंकि टार और कार्सिनोजेंस जो हैं वो बेसिकली कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स हैं, जिससे क्या होता है, कैंसर कॉज होता है, लंग कैंसर होता है, और जो डीएनए है उसमें म्यूटेशंस होने लग जाती हैं। क्रॉनिक स्मोकिंग कैन किल और डैमेज एल्वोलाई लीडिंग टू विच डिजीज। एम्फाइसीमा हो जाता है। एम्फाइसीमा ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर हम देखें तो एल्वियोलाई का जो पूरा प्रॉपर सैक है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो इस तरह से एक्सपेंडेड सा सैक बन जाता है एल्वोलाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट क्या है, जो ब्लड जो आपके ब्लड और आपके जो कह लो कि उस सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। आर्टियोस्क्लेरोसिस में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी करोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोई भी प्लैक बन सकता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या फिर कोई भी स्मोकिंग कार्सिनोजेंस की वजह से। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो लेग्स हैं वहाँ पे आपकी कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो नेक में प्रेजेंट है, उससे क्या हो जाएगा, अब जगह अगर आर्टियोस्क्लेरोसिस होगी, आर्टरीज बहुत तंग हो गई हैं, आर्टरीज प्रॉपर्ली डायलेट नहीं कर पा रही, तो उससे क्या हो जाएगा, बेसिकली उससे जो है वो ब्लड किसी भी ऑर्गन को प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं होगा, और उससे उस ऑर्गन की डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ड्यूरिंग स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ। अब अगर कोई वुमेन है जो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती रहती है, तो उससे क्या हो सकता है, जो बेबी उसकी स्टिल बर्थ हो सकती है, यानी कि वो पैदा हुआ मरा हुआ पैदा हुआ बच्चा, ऐसा भी हो सकता है। और इसके अलावा जो बच्चा अगर पैदा हुआ तो फिर वो हेल्दी पैदा नहीं हुआ, ये इस वजह से हो सकता है। अच्छा, अब एक और बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो वुमेन जो है ना वो अल्कोहल लेती हैं, ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान उनके बेबी में इतने ज़्यादा सिंड्रोम्स हो सकते हैं कि आप आगे आके ना फर्स्ट ईयर MBBS में आके पढ़ोगे। तो इसी वजह से जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पे ये डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जो सिंड्रोम्स हैं वो ज़्यादा हैं। सेकेंड हैंड स्मोक प्राइमरीली कॉज। अब जो सेकेंड हैंड स्मोक होती है उसका क्या मतलब होता है, जैसे ये बंदा है और ये एक बंदा है जो बुरा है, ठीक है, इवल है, जो स्मोकिंग कर रहा है, सुठे मार रहा है, और ये इसकी स्मोक के अंदर तो फिल्टर्स लगे हुए हैं, इसको इतना नुकसान नहीं हो रहा। अगर एक बंदा जो इसका दोस्त है इसके पास खड़ा हुआ है उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो जो नियर बाय आपका अगर कोई दोस्त स्मोकिंग करता है तो उससे दोस्ती छोड़ दो। स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ विच कैंसर एंड लंग के अलावा वो पैंक्रियाटिक और जो ब्लैडर कैंसर्स हैं उनको भी स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज़ करती है। अ जीन ड्राइव सिस्टम बाइसेस इनहेरिटेंस बाय। अब अगर एक जीन ड्राइव सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं कि जो एक जीन है वो 100% ट्रांसमिशन हो रही है उस जीन की, तो फिर ही हम उसको कहेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्ली इसी वे में वर्क कर रहा है। अगर हम लोग डिक्रीजिंग जीन फ्रिक्वेंसी है तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा। अगर कोई साइलेंट जीन एक्सप्रेशन है तो वो इनहेरिटेंस से रिलेट नहीं होगा, वो इनहेरिटेंस से तभी रिलेट हो पाएगा जब वो पूरा अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। द मेन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एडिनो वायरल वेक्टर्स इन द जीन थेरेपी, ये क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, इस वजह से हम इनको जो है हमारे एड्रीनो वायरल वेक्टर्स वह इनको यूज़ करते हैं। ये इंटीग्रेट नहीं करते, ये इम्यून सिस्टम जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। इन DNA सीक्वेंसिंग बाय द सेंगर मेथड डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज बिकॉज दे। अब ये बेसिकली जो एक चेन है ना उसको टर्मिनेट करते हैं, जहाँ पे चेन को एंड करना है ना हमने, वहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, DDNTPs हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर ये सारे ना बायो टेक्नोलॉजी से आपके MCQs आए हैं, बायो टेक्नोलॉजी से हो सकता है कि आपको थोड़े से डिफिकल्ट MCQs आए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मोज़ैकिज्म, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। मोज़ैकिज्म का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो जीन है ना वो, जैसे फर्स्ट करो उसके लिवर सेल्स में किसी और तरह का जेनेटिक मेकअप है, उसके स्किन सेल्स में किसी और तरह के जीन्स है। ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत रेयर होते हैं, बेसिकली एक म्यूटेशन को शो कर रहा होता है, तो इस चीज़ को फिनोमेना को हम लोग मोज़ैकिज्म कहते हैं। फिर हमारे पास होता है वाई इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो DNA है वो ईजिली इंटीग्रेट हो सकता है प्लांट जीनोम में, ठीक है। ये अपने DNA को ईजिली प्लांट जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर सकता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ गया केमिस्ट्री। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेटेड मैकेनिज्म फॉर द प्राइमरी अल्कोहल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। अब जो E1 रिएक्शन है वो इसके मैकेनिज्म को अच्छे से
डिस्क्राइब करता है, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में हम अल्कोहल के अंदर से वाटर रिमूव करेंगे तो उसमें E1 मैकेनिज्म, एलिमिनेशन 1 मैकेनिज्म लगेगा। उससे सबसे पहले क्या होगा, 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनना है, दूसरे स्टेप पे वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रॉपर मैकेनिज्म होगा। द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, इनमें से जो सबसे वीकेस्ट एसिड है वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है हमारी। इसको हम देखते हैं क्यों वीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो हमारे पास तब होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अच्छा प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो स्टेबलाइज कर देगा किसको, हमारे कार्बोक्सिलेट आयन को। अब देखो जी, अब यहाँ अगर हम लोग इनको बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी देखो कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ फ्लोरीन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, फिर यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जबकि इस वाले में हम देखें, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इस वजह से ये वीक एसिड है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, जैसे कि फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन पता है क्या करेगा, ये फ्लोरीन जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन जो बिल्कुल पॉजिटिव इस पर चार्ज हो जाएगा, और जो ये हाइड्रोजन है इसको इस कंपाउंड के लिए इस हाइड्रोजन को लूज़ करना मज़ीद आसान होगा, इजी होगा। फिर उससे क्या होगा कि हमारे पास ये इजीली उसको रिलीज़ कर देगा, तो ये अच्छा एसिड होगा। जबकि ये उसको इतनी आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं कर पाएगा, ये उतना अच्छा एसिड नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाओ, एडिशनल पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, हम उनको पॉली एथर्स भी बोल सकते हैं। एडिशनल पॉलीमर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली बनते हैं जब हम छोटे छोटे मोनोमर्स को डबल बॉन्ड के फॉर्म में लंबे लंबे उससे मॉलिक्यूल्स बनाते रहते हैं, उनको हम पॉलीथर जैसे ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के फॉर्म में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट द 19th इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन, वो कह रहा है 19th इलेक्ट्रॉन जो है आप उसको किस जगह पे प्लेस करोगे। हमारे पास आंसर इसका 4s है, देख लेते हैं कि कैसे होगा। अगर हम लोग फर्स्ट करो 3p ऑर्बिटल जो है ना वो फिल्ड हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर हमारा आर्गन वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब 3p के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो हमारे पास, जैसे फर्स्ट करो पोटाशियम की अगर हम बात करते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है हम पोटाशियम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s ऑर्बिटल में पहले जाएगा, 3d में बाद में जाएगा। इसकी रीज़न क्या है कि 4s में पहले जा रहा है और 3d में बाद में जा रहा है, इसकी रीज़न ये है कि जो 4s है उसकी एनर्जी लो है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे, और जो 3d है उसकी हायर एनर्जी है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले किस में जाएंगे, 4s में, फिर 3d को फिल करेंगे। अ लॉन्ग पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, वो कह रहा है कि जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस कम होता है। वो कह रहे हैं इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन करीब करीब आएंगे, रेडियस छोटा होता जाएगा। बीटा ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। अल्काइंस व्हेन रिएक्टेड विद वाटर फ्रॉम, एक मिनट, अल्काइंस जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ वो बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, और एक इनोल बनता है, ठीक है, इंटरमीडिएट में। फिर विद टाइप ऑफ द आइसोमराइजेशन ब्रिंग्स अबाउट, हमने ये हमारे पास ये बेसिकली टोटोमेरिज्म है, क्योंकि जो हमारे पास इनोल है ना वो टोटोमर एक दूसरे का। अब ये जो इनोल है ना ये हमारे पास कीटोन भी बना सकता है। इसको हम लोग बेसिकली अगर इसको नाम देखें तो हम इसको कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन बोल सकते हैं। द ग्रेटेस्ट एटॉमिक साइज एसोसिएटेड विद, यहाँ पर इनमें से अगर हम लोग देखें तो जो कैल्शियम उसका सबसे जो ग्रेटर है एटॉमिक साइज है। अब ये हमारे पास ट्रेंड है, अगर हम लोग देखें तो एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप नीचे आते हुए इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास कैल्शियम जो है वो ग्रेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन इज ट्रू, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे जब पीरियड ग्रुप 7 में होती है, यानी कि हैलोजेंस वाले ग्रुप में होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है। तो हैलोजेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वट इज़ द करेक्ट नंबर ऑफ द आइसोमर्स एंड द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन एन अल्केन। अगर हम लोग देखें कि अल्केन में कितने हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे और उसके आइसोमर्स कितने होंगे, उसके लिहाज से तो जो हमारे पास करेक्ट बनता है वो हमारे पास ये बनता है। अच्छा, अब ये मैंने आपको गेम चेंजर बुक में ना ये सारे आइसोमर फाइंड करने के लिए जो मेरे लेक्चर्स हैं, शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स, उनमें मैंने सारे फार्मूलाज आपको समझाए हैं कि कितने आप लोगों ने किस तरह से आइसोमर्स जो है वो कैलकुलेट करने। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द 2-मिथाइल ब्यूटीन, हमने लेनी है, उसको हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 के साथ डालना है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। अब ये देखो, हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 जो होता है ना वो डबल बॉन्ड को कम्प्लीटली तोड़ देता है, और जो हमारे पास 2-मिथाइल ब्यूटीन का डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हॉट KMnO4 है, हॉट कंसनट्रेटेड, उससे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। आइडेंटिफाई द होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें से जो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है वो होमोसाइक्लिक
है क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग है। फिर ऑल ऑफ द, और ये जो पैराडीन वगैरह है ये हमारे पास इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एक्सेप्ट, अब जो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। आयोडोफॉर्म टेस्ट ऐसे कंपाउंड देता है जिसमें COCH ग्रुप हो या फिर एथेनॉल हो, ठीक है, या फिर एथेनॉल एथेनॉल खुद आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। अब ये जो है हमारे पास एथेनॉल है, आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये सारे आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल के पास ये ग्रुप ही नहीं है तो इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब के जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जो सिर्फ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है उसके हमारे पास जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आएगा। द रेडिकल ऑफ द कार्बन इज़ मोर स्टेबल, टर्शरी जो रेडिकल है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए टर्शरी सबसे ज़्यादा है, उसकी रीज़न क्या होती है कि जो टर्शरी है रेडिकल उसके अंदर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल जो है वो हो जाता है। जो प्राइमरी है वो लीस्ट स्टेबल है, सेकेंडरी स्टेबल है प्राइमरी से ज़्यादा पर टर्शरी से कम है। फिर ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज़ यूज्ड, आमतौर पर हम लोग निकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, प्लेटिनम प्लैडियम भी यूज़ कर सकते हैं पर वो महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर बिल्ड फ्रॉम, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ, अमाइनो एसिड मिलके किसको बनाते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। ईजी से MCQs था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, अच्छा जो प्रेशर और जो एक मिनट गलत लिख दिया, देखो बच्चों जो हमारे पास जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है एक दूसरे के इन्वर्स हैं, वो क्या अगर हमने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवाना है तो प्रेशर को हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये भी इजी सा MCQs था, बच्चों वाला MCQs था। ओनली वन लोन पेयर इज़ अवेलेबल इन द मॉलिक्यूल, ऐसा जिसमें सिर्फ एक ही लोन पेयर हो, जो हमारे पास है अमोनिया, इसके अंदर हमारे पास वैलेंसी 5, 3 जो है वो बॉन्डिंग हो रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास फालतू पड़े हैं, वो लोन पेयर बना लेंगे। ऑक्सीजन के अंदर अगर हम वाटर के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 लोन पेयर्स हैं। NF3 में अगर हम देखें तो 1 लोन पेयर है, लेकिन फ्लोरीन उसको इतना पुल कर लेता है हम उसको कंसिडर नहीं करें, इसके यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है हमारे पास। Free energy is not evolved or absorbed in a chemical reaction when molar quantities, अच्छा अब ये हमारे पास ये जो भी कंडीशन है किस पॉइंट पे हो रहा है, ये हमारे पास इसको हम प्रॉपर्ली बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंडीशंस में ये सारा हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो जीरो होती है, ठीक है, जैसे सिस्टम डिस्क्राइब करा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको डिस्क्राइब करता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। अब गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, एक जनरल टर्म है, कोई कंडीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक कंडीशन है स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 100, इफ अ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज देन इट विल इंक्रीज, एनर्जी बढ़ जाएगी, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ती हैं, ठीक है। दी फॉलोइंग फैक्टर्स ब्रिंग ट्रांजिशन शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से बता रहे हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंगनीज शो करता है। मैंगनीज जो है वो हमारे पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो हमारे पास KMnO पोटाशियम पर मैंगनेट के अंदर PMnO4 के अंदर हमारे पास क्या शो करता है, बेसिकली +7 शो करता है। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमर्स, आइसोमर्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगी, हमारे पास आइसोमर शो करता है। विच हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन, अब आपको पता है हेट्रोसाइक्लिक जो है हमारे पास फ्यूरैन रिंग होता है, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आपने याद रखना है, इसके रिंग के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर हमारे पास एक OH ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसका बेसिकली ना हमारे पास ROH जो मतलब OH है ना हाइड्रोक्सिल की, इनका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। और बाकी सारे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये हमारे पास सिंपल एल्डिहाइड, या फिर हमारे पास जो है ना कीटोन का ग्रुप हो गया जिसमें एक सिंगल हुआ था। इंडिकेट द नंबर ऑफ द आइसोमर्स इन C4H10, अब हम लोगों ने देख लेना कि इसके हमारे पास कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो इसके बेसिकली हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनते हैं, एक हमारे पास N-ब्यूटेन और एक हमारे पास आइसोब्यूटेन, या फिर जिसको हम 2-मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। तो इसका जो है ना वो हमारे पास अल्फा आंसर होगा। अगेन ये जो आइसोमर्स कितने नंबर के बनते हैं ये सारा मैंने अपने रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स में डिटेल में बताया हुआ कि किस तरह से आपने किन फार्मूला से जो आइसोमर्स है उनको फाइंड करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि जो केमिस्ट्री है ना रैपिड रिवीजन की, वो मैंने आपको किस तरह से डिटेल में पढ़ाई है। केमिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिक्स और हैक्स वगैरह ऐड किए मैंने, ख़ास तौर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर मुझे आइसोमर्स वाला मिल जाए ना टॉपिक तो फिर मैं अभी आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि कैसे हम लोगों ने आइसोमर्स जो हैं उनको फाइंड करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट हो गया, वेट
बाकी ये जो ये, हाँ बच्चों ये देख लो आप लोग, ये जो है ना, ये हमारे पास इस फार्मूलाज को ना आप लोग नोट कर लो। ये मैंने अपने रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स में आप लोग को पढ़ाया था। ये गेम चेंजर बुक है हमारी, या बुक भी ख़रीद सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये सारे जो है ना, ये सारा कुछ आप लोगों ने ना नोट कर लेना है। ये सारे इस तरह से हमारे पास ये बेसिक फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से आप लोग फाइंड कर सकते हो कि आपने नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, बैक टू आवर टॉपिक। इन विच मॉलिक्यूल सी एच बॉन्ड हैज़ ग्रेटर पोलैरिटी। अब हमने देखना है इथाइन जो है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे हमारे पास जो है ना सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होगी। इथाइन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे जो sp हाइब्रिडाइजेशन है 50% एस करेक्टर है, जिससे जो कार्बन है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और जो सी एच बॉन्ड है ना वो मोर पोलर हो जाएगा sp2। ठीक है, और हमारे पास sp3 और sp2 से इसकी ज़्यादा जो है वो पोलैरिटी होगी। विच हाइलाइट इज़ हाइड्रोलाइज फास्टर। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस सबसे ज़्यादा जल्दी किसकी होगी, जिस आयोडाइड वाले हाइलाइट की। हाइड्रोलाइसिस बेसिक मतलब होता है कि हमारे पास जो है हाइड्रोलाइसिस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना वो क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा अगर हमारे पास कार्बन हेलोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। और यहाँ पे हमारे पास डिपेंड करता है कि ये जो लिविंग ग्रुप है वो कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब जो हमारे पास आयोडीन जो है वो बहुत एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब जो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो इस वजह से वीकेस्ट है और जिससे हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, फास्ट हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। ओके, अब इसके बाद जो एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द अटैचमेंट ऑफ द हाइड्रोजन। अब हमारे पास हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, ये होने चाहिए। अब इनमें से कुछ ऐसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जैसे क्लोरोफॉर्म का हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉलो करता है। ऑल दो इसके पास हमारे पास ना हम कह सकते हैं कि ना इसके पास ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना फिर फ्लोरीन है, ये कैटेगरी पूरी नहीं करा। ऑल दो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब यहाँ पे ना हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है। क्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन आम रूटीन में हम लोग क्लोरीन को इनके साथ कंसीडर नहीं करते। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है जिसको आप लोगों ने याद करना है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो हमारे पास HI है। और यहाँ पे जो वीकेस्ट एसिड की अगर हम लोग बात करें तो वीकेस्ट एसिड हमारा HF है। अब कोई एसिड बहुत गुड एसिड है या फिर आप कह लो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है। अब देखो जैसे कि HI है, ये बहुत आसानी से अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर देगा। कोई चीज़ जितने अच्छे से अच्छे तरीके से जल्दी से हाइड्रोजन आयन्स दे सकती है वो उतना अच्छा एसिड है। ठीक है, वो उतना ही अच्छा एसिड माना जाएगा। अब ये देखो HI अच्छा एसिड है, ये जल्दी से दे देगा। अब ये हमारे पास है, लेकिन HF अच्छा एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि HF के अंदर जो है ना वो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्लोरीन इसको बहुत टाइटली बाइंड किया हुआ है और ये हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं हो सकता ईजीली थोड़ी सी एनर्जी से, इसलिए HF बहुत वीक एसिड है। HF वीक एसिड है क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक रिएक्शन है जिसमें A+B से AB बन रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B डबल कर दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो फिर रिएक्शन जो है वो हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 गुना वो बढ़ेगा A की वजह से, 2 गुना बढ़ेगा B की वजह से, तो टोटल वो कितना दूना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेटालिक करैक्टर भी डिफाइन करती है, रिड्यूसिंग पावर को भी, रिएक्टिविटी को भी, इन सब चीज़ों को डिफाइन करती है। तो इस वजह से हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हमारे पास मेटालिक करैक्टर से भी होती है। अगर किसी चीज़ की लो आयनाइजेशन एनर्जी है तो वो अच्छा मेटल होगा। अगर रिड्यूसिंग पावर है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो उसका इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ईजी होगा और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। विच रिएजेंट विल परफॉर्म द फॉलोइंग रिडक्शन। अब अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हमारे पास ये जो दोनों B और C है, ये हमारे पास दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। Na सोडियम बोरॉन हाइड्राइड जो है NaBH4, ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो तो है ही एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो सोडियम बोरो हाइड्राइड है ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग है। और जो हमारे पास है ना, ये जो V2O5 है, ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेरिडियम पेंटा ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट ए रिड्यूसिंग agent. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब हमारे पास HF जो है, जहाँ पे फ्लोरीन आ गया, वो शॉर्टेस्ट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। वही बात होगी सारी घुमा फिरा के। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो नियॉन है, क्योंकि नियॉन जो है वो हमारी क्या है, एक नोबल गैस, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत
हाई है, ठीक है। नियोन क्या है, एक नोबल गैस है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली फेल है, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वाटर के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। H2S बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं है। फिर आ जाओ, विच इज़ मोर सोलेबल, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो मेथनोइक एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा सोलेबल है। सोलेबिलिटी डिपेंड करती है वाटर में, डिक्रीज करती जाती है अगर कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी। मेरी बात सुनो, टेक्निकल सी बात है, अगर बहुत बड़ी कार्बन चेन है उसको सोलेबल करवाने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक छोटी सी कार्बन चेन है तो वो ईजिली सोलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारी लॉजिक यहाँ पे भी लग रही है। फिनोल रेड व्हेन एडेड टू वाइट प्रेसिपिटेट, तो फिर वो क्या बनाता है? अब फिनोल रेड को हमने वाइट प्रेसिपिटेट के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। फिनोल रेड जो है ना वो पीएच इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होती है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी और जो वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे और हमारे पास फिर से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, वो सोल्यूशन से निकल जाएंगे। विच हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, इसमें जो हमारे पास बेरिलियम है आयन, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो में हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करते हैं? चार्ज। और अगर चार्ज अवेलेबल नहीं है, देखो यहाँ पे चार्ज तो सबका सेम है, तो अब हम लोग क्या नोटिस करेंगे? साइज़ नोटिस करेंगे। बेरिलियम का साइज़ सबसे कम है, आयनिक रेडियस इसका कम है और चार्ज तो सबका सेम है, इसी वजह से बेरिलियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इन सब में से हाईएस्ट है। ओके, विच इज़ द ट्रांजिशन मेटल, जो जिंक है वो एक ट्रांजिशन मेटल है। जिंक जो है वो डी ब्लॉक में होता है और ये हमारे पास डी ऑर्बिटल जो है ना, ये बेसिकली जिंक जो है हमारा क्या है, डी ब्लॉक में प्रेजेंट है और ये जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसका जो D10 है इसका वो कम्प्लीटली फिल होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि जिंक जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है या नहीं, तो जिंक नहीं देता, क्यों? क्योंकि इसका जो ना डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। फॉर पॉजिटिव आइन ऑलवेज दे हैव मोर प्रोटोन देन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव के अंदर जाहिर है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन से ज़्यादा होता है, तो ये तो ईजी सा था, ठीक है। वट इज़ द रेड प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द नाइट्रेशन ऑफ द टॉलिन। अगर हम टॉलिन की नाइट्रेशन करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है? तो फिर हमारे पास आता है 2,4 डाइनाइट्रोटॉलिन, जिसको हम लोग TNT भी बोलते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बनता है। टॉलिन की अगर हम नाइट्रेशन करवाएं उसमें हम लोग NO2 ऐड करवाएं, ठीक है, और वो हम लोग किस तरह से कराएंगे? हम लोग मिक्सचर देंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड का और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर हमारे पास जब ये हम प्रोसेस करवाते जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2, 4, 6, यानी कि सेकेंड, फोर्थ और 6th पोजिशन पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और जिसको हम लोग हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलिन। ओके, और इसका जो कलर है वो हमारे पास रेडिश येलो क्रिस्टलाइन सा कलर होगा। एसिटिक एसिड अंडरगोज रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव। अगर हम लोग एसिटिक एसिड का क्या मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पास COOH ये ग्रुप है, ठीक है। जब इसके रिडक्शन करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो एक क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि इसमें हाइड्रोजन ऐड करेगा, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगी? इथानॉल। इथानॉल हमारी क्या है? इथानॉल हमारी अल्कोहल है। एसिड से हम लोग आ रहे हैं अल्कोहल में, यानी कि तो ये फिर हमारे पास इथानल अल्कोहल होती है, सॉरी, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आप लोगों ने ना ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको ही आता होगा। सबसे पहले हम लोग इस तरह लिखते हैं, एक मिनट मैं ना लिख लेती हूँ फिर मैं वीडियो ऑन करती हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो, अगर हमने जैसे अल्केन है हमारे पास, इसके हमने ऑक्सीजन ऐड करवाई, अल्कोहल बन जाएगी। उसमें हम लोगों ने फिर ऑक्सीजन ऐड कराई, ऑक्सीडेशन करवाई, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन करवाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर अगर हम लोग इस साइड पे मूव करें, अगर हमने एसिड की हाइड्रेशन करवाई, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। फिर हमने उसकी दोबारा हाइड्रेशन करवाई तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी। फिर हाइड्रेशन करवाई तो फिर हमारे पास अल्कीन आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा सर्कल चलता है। केमिस्ट्री बड़ी आसान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने समझी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जो हमारे पास है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल में जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे एक एसिड है, इसने उसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, इथानॉल में। मैं ना कंफ्यूज कर गई हूँ आप लोगों को भी, उसके लिए सॉरी। अगर यहाँ पर इथानल होता ना, इथानल,
तो वो एल्डिहाइड था और ये अभी अल्कोहल ही है। पहले मैंने सही बोला था, फिर मैंने बाद में गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। अब ये देखो, ये इथानल एल्डिहाइड इंटरमीडिएट में बनता है। वही मैं कह रही थी कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये डायरेक्टली या फिर इंटरमीडिएट स्टेप्स के थ्रू उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर हमारे पास विच केमिकल इज कॉमनली यूज इन द कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज़ करते हैं, कॉस्टिक सोडा NaOH। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा इस इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस। इसको हम लोग इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। ये जो है इसका ब्राइन वाला सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ब्राइन कहते हैं हमारे पास NaCl जो सोडियम वो हमारे सोडियम क्लोराइड है उसके सोल्यूशन को। अब ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आप लोगों को केमिस्ट्री हम लोगों ने ऐड किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पोल्यूटेंट रिलीज सीमेंट फैक्ट्रीज। सीमेंट फैक्ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर पोल्यूटेंट के तौर पर रिलीज करती हैं। अभी देखो कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये पूरा रिएक्शन है हमारा। ठीक है, फिर इसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्टिंग प्रोसेस से हमारे पास जो एसिड्रीन है वो होती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमारे पास 2 एसिडिक गैसेज रिलीज होती हैं, जैसे हमारे पास SO2 SO3 वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वाटर के साथ मिलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं और वही रेन के एसिड रेन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है फिजिक्स। अ स्ट्रेट कंडक्टर। अच्छा, फिजिक्स में ना बच्चों में आप लोगों को एक ना टिप बताने लगी हूँ। जब भी हम लोगों ने फिजिक्स के MCQ सॉल्व करने हैं ना, या फिर केमिस्ट्री में भी ऐसे कोई कैलकुलेशन वाले MCQ सॉल्व करने हैं, तो आप लोगों ने अपनी पेंसिल पकड़ के MD-CAT के पेपर में ना चीज़ों को हाईलाइट कर लेना जो वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट। अब मैं जितने भी MCQ सॉल्व करूँगी ना, मैं उसी टेक्निक से सॉल्व करूँगी। ठीक है, ताकि आप लोगों की ये हैबिट बन जाए कि आप लोगों ने पहले ना बच्चों उसको देखना है अच्छे से कि कौन कौन सी हमें दी हुई है, और फिर हम लोग उसको यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे और फिर हम लोग इस स्टेप में फॉलो करेंगे। मतलब हम लोगों ने बेसिकली 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 हम लोगों ने क्वांटिटीज़ को हाईलाइट कर लेना। नंबर 2 पे हम लोगों ने उसको साथ साथ नोट करना है कि क्या क्या उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। और नंबर 3 पे हम लोगों ने देखना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है और उस चीज़ का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है। ओके, इन 3 स्टेप्स में हम लोग सारी कैलकुलेशन वाले MCQs को देखने वाले हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले देखो, स्ट्रेट कंडक्टर लेंथ दी है उसने, ठीक है, इतनी दी है। अब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी है, इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया। मेकिंग एन एंगल दिया है 30 ऑफ द फील्ड ऑफ द कंडक्टर कैरीज करंट दिया है, और हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स बतानी है। मैग्नेटिक फोर्स इज समथिंग जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख लेनी है कि उसने हमें क्या दिया है। उसने हमें दी लेंथ 0.5, उसने हमें मैग्नेटिक फील्ड दी 0.2 टेस्ला, उसने हमें एंगल दिया 30, और उसने हमें क्या दिया, करंट दिया 3 एम्पेयर। अब ये है, इसके आगे हमारा ये फार्मूला लगता है और आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास 0.15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आई थिंक सो। अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसका जो प्लेन है परपेंडिकुलर है। टॉर्क तब होगा, टॉर्क जो है ना वो बेसिकली उस पर 0 होगा। टॉर्क 0 क्यों है ये हम देखते हैं। टॉर्क हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में इस फार्मूला को निबा बोल लो या फिर बीना बोल लो, जो भी इसको आप बोलना चाहो बोल लो, ये फार्मूला हमारे पास। ठीक है, अगर तो हमारे पास कोयल के जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो उस पर हमारे पास जो उसमें लाइक कह लो, या फिर अगर पैरेलल है तो फिर हमारे पास जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। अगर एंगल 0 हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस आपको समझ आ गई। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कॉइल इज। अगर हम लोग उसका फार्मूला देखना है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है 1/r से उसके साथ लिंक है, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये हमारे पास इसकी हो जाएगी। आर चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड इट्स पाथ विल बी। अब एक चार्ज पार्टिकल है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, उसमें से एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है और वो एंटर हुआ परपेंडिकुलर टू फील्ड। जब भी परपेंडिकुलर आता है ना, तो वो सर्कुलर वे में हमारे पास रिवॉल्व करता है। ये है बहुत ईजी और बहुत रिपीटेड MCQ से। मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द चार्ज, और ये बेसिकली उसको किस तरह मूव करवाती है, सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाती है। इफ़ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो इसका कॉइल है ना वो इस तरह से इसके पैरेलल इसके पैरेलल पड़ी है इस तरह से। अगर ये वाली ये परपेंडिकुलर पड़ी है, ये वाली पैरेलल पड़ी है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। वो क्यों 0 हो जाएगा? व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल पड़ी है
तो फिर जो उसका नॉर्मल आएगा वो हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पे आएगा। और कॉस 90 आप लोगों को पता है 0 होता है, तो नेट फ्लक्स जो होता है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स के फार्मूला में हमारे पास कॉस आता है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस फार्मूला की बेस पे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो 90 आ गया। हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग एक डायोड यूज़ करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर सिंपलेस्ट है रेक्टिफायर सर्किट का, इसके अंदर एक ही डायोड यूज़ होता है और वो कनेक्ट होता है एक एसी सप्लाई और लोड में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास क्या होता है, जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड जो है हमारा रिवर्स बाइस हो जाता है। ट्रांसफार्मर इज यूज इन द रेक्टिफिकेशन टू, ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन कर देता है, जो वोल्टेज सप्लाई है उसको स्टेप डाउन कर देता है। ट्रांसफार्मर हम लोग रेक्टिफायर के साथ यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि इनपुट जो एसी वोल्टेज है उसको हम लोग इनपुट जो है उसकी एडजस्ट कर सकें। मोस्ट एप्लीकेशन जो होती है हमारी एसी सप्लाई वो काम करती हैं 220 या फिर 110 वोल्ट पे, और ये बहुत ज़्यादा हाई है, हमें इतना हाई नहीं वोल्टेज चाहिए। तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है, एक लोअर वैल्यू तक ले आता है जो हमारे लिए सेफ हो। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर बोथ। तो ट्रांजिस्टर को हम लोग किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर एक 3 लेयर सेमीकंडक्टर की डिवाइस होती है, और इसको हम लोग एज अ रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं डायोड्स के तौर पे। ठीक है, अब ये हम इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी करवा सकते हैं। फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी जिसमें हम लोग ये एक ही साइकिल के दौरान कंडक्ट करेगा, दूसरा साइकिल का करंट पास नहीं होगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, हमारी दो वेव का दोनों साइड्स यूज़ होते हैं। हाफ वेव में इतना यूज़ होगा और दूसरे हाफ में कंडक्ट ही नहीं होगा। और जबकि फुल वेव में क्या होता है, फुल वेव में ये होता है इस हाफ में भी कंडक्ट होगा और वेव के इस हाफ में भी कंडक्ट होगा। ठीक है, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन में होता है, दोनों तरफ से कंडक्ट करेगा। सॉरी, अ मूविंग कॉइल गिल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग। वो कह रहे हैं कि हम लोग एक जो गिल्वेनोमीटर में कॉइल में रिमूव करा उसको हम लोग किस तरह से कनेक्ट करें। अगर हम उसको लो रेजिस्टेंस में और पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करें तो फिर हम उसको इस तरह से वर्क करवा सकते हैं। गिल्वेनोमीटर एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करें बहुत छोटे से करंट को डिटेक्ट करने के लिए, कि लार्ज करंट को मेजर नहीं कर सकता। तो अगर हमने इसको एमीटर में बनाना है तो हमें एक इसको लो रेजिस्टेंस शंट देनी पड़ेगी, तो फिर ये उस तरह से काम करेगा। अब जो शंट है वो एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा करंट को। तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ थोड़ा सा ही करंट जो है फ्रैक्शन गुजरेगी गैल्वेनोमीटर से। इससे क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे मेजरमेंट होगा, और फिर जो है ना वो एमीटर जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट में। हाफ वेव रेक्टिफायर ये 1 डायोड यूज़ करता है, फुल वेव रेक्टिफायर 2 डायोड्स यूज़ करता है। इन ट्रांसफार्मर द लॉस ड्यू टू एडी करंट्स इन द, अब जो एडी करंट्स की वजह से हमारा लॉस होता है, जो स्मॉल चेंजिंग करंट्स होते हैं वो हम लोग इस तरह से कवर करते हैं अगर हम लोग अपनी जो कोर है उसको लेमिनेट करते हैं। एडी करंट्स जो हैं वो सर्कुलर करंट्स होते हैं जो एक सॉलिड मेटल कोर की वजह से उसका फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा हो तो उसकी वजह से आते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास उसको हम लोग लेमिनेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट्स है उनका मैग्नीट्यूड मजीद कम से कमतर हो जाएगा, और एडी करंट की वजह से हमारी जो एनर्जी लॉस हुई थी वो नहीं होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर, लोड रेजिस्टेंस, पावर सप्लाई, सारी चीज़ें लगती है, तो सारे ही उसके कॉम्पोनेंट होंगे। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक पावर सप्लाई, एसी सोर्स, एक ट्रांसफार्मर होता है जो यूजली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, हम लोगों ने हाई वोल्टेज को उसको लो वोल्टेज पे लाता है, सेफ वैल्यू लेते हैं, और फिर हमारे पास लोअर रेजिस्टेंस यूज़ होता है। सेंटर टैप जो हमारे पास रेक्टिफिकेशन है वो कंसिस्ट होता है बेसिकली, उसमें हम लोग 2 डायोड्स यूज़ करते हैं। अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा, उसके अंदर ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, उस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग है। 2 डायोड्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, 1 डायोड जो है वो कंडक्ट करता है और अदर जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस्ड होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास क्या होता है, जो रोल्स है ना वो रिवर्स हो जाते हैं और जो करंट है ना वो हमारे पास उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब देखो, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर, आउटपुट वोल्टेज आती है वो पल्सुएटिंग होती है, उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं, हमें उसको अगर स्मूथ करना है तो हमें उसे स्मूथ करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास जो आता है वो पीक वैल्यू एक पल्सुएटिंग डीसी वेवफॉर्म आती है, उसको हम लोग स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर्स यूज़ करेंगे, इंडक्टर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ अ फिल्टर इज, फिल्टर का जो बेसिक पर्पस है ना वो ये होता है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो रिपल्स है ना उनको रिमूव कर सके जो रेक्टिफाइड आउटपुट आती है।
आफ्टर रेक्टिफिकेशन द डीसी आउटपुट विल, उसके अंदर रिपल्स होंगे, लेकिन हम लोग एक फिल्टर सर्किट लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे ताकि हम उसको रिमूव कर सकें। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग, अब जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है ना उसमें डायोड जो है पॉजिटिव हाफ के दरमियान में कंडक्ट करता है, नेगेटिव हाफ में वो कंडक्ट नहीं करता। क्यों पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करता है? क्योंकि पॉजिटिव करंट में फॉरवर्ड बाइस होता है तो करंट आगे की तरफ मूव कर देता है, नेगेटिव में वो रिवर्स बाइस होता है, करंट मूव नहीं कर पाता, करंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। द यूज ऑफ द कैपेसिटर फिल्टर इन अ रेक्टिफायर सर्किट गिव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ओनली व्हेन द करंट इज लो। अब जो हमारे पास ये जो कैपेसिटर का फिल्टर हम लोगों ने लगाया था ना, ये तभी बेस्ट वर्क करेगा जब अगर हमारा करंट लो है एक नॉर्मल वैल्यू पे। कैपेसिटर फिल्टर जो है वो चार्ज होगा, और वो चार्ज तभी होगा जब एक नॉर्मल लो करंट होगा। लाइट लोड्स के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो हमारे पास 80.60 की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। ये हमारे पास है डीसी आउटपुट पावर ओवर एसी आउटपुट पावर। हम लोग इसको इस तरह मतलब 81 पॉइंट ये हमारे पास बेसिक इसकी वैल्यू होती है। हाफ वेव वोल्टेज मल्टीप्लाई कैन प्रोवाइड एनी डिग्री ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन बाय, हम उसको किसी भी चीज़ के उसमें अगर हम लोग डायोड्स चेंज कर दें, उसमें कैपेसिटर्स चेंज कर दें, तो हम उसे किसी भी वोल्टेज पे सप्लाई कर सकते हैं। अगर वोल्टेज हम उसको डबल कर दें तो उसको हम डबल से मल्टीप्लाई करा दें, ट्रिपल करना ट्रिपल से मल्टीप्लाई करवा दो। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड अपॉन, वो डिपेंड करती है उस कॉइल की ज्योमेट्री क्या है और उसकी लाइक कह लो मटीरियल मीडियम क्या है। मीडियम क्या क्या सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेसिकली कि चेंज इन करंट को कितना उसको अपोज करे। ठीक है। एक ईएमएफ जो है अपने आप को इंड्यूस कराने में जो चेंज ऑफ करंट है उसको कितना अपोज करिए, और ये डिपेंड नहीं करती कि करंट की वैल्यू क्या है या वोल्टेज की वैल्यू क्या है। चेंज चीज़ों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पे डिपेंड करती है, कोर पे। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा, इंडक्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, हायर इंडक्टेंस हो जाएगी। कॉइल लंबी है तो लोअर उसकी इंडक्टेंस कम होती जाएगी, रिवर्स रिलेशन है। मोर टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे, इंडक्टेंस हाई हो जाएगी। ये हमारे पास बेसिक इसका फार्मूला है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बेसिकली क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। एसआई यूनिट में हम लोग देखें कुछ क्वांटिटीज़ जो होती है वो बेस क्वांटिटीज़ होती है, कुछ हमारे पास डिराइव्ड होती हैं, तो ये हमारे पास एक बेस है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट कूलम्ब है। द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ पार्टिकल, अच्छा अब यहाँ पे ये हमारा कैलकुलेशन बेस्ड आ जाएगा। अब चार्ज जो है वो हमारे पास 6 कूलम का है। वोल्टेज हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो वोल्टेज है, अच्छा ये हमारे पास उसने पहली सरफेस दी हुई है, पहला वोल्टेज, और ये दूसरा है। ठीक है। और फिर हमारे पास ये दोबारा हमने उसी सरफेस पे आना है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब पहली बात तो ये कि जब उसने हमें कहा वर्क डन ए चार्ज इक्वी पोटेंशियल, हम लोग सरफेस ले रहे हैं, तो यानी कि वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उसका पोटेंशियल 5 और 5 में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। वो 5 1 से फिर 5 6 पे गया, फिर वो दोबारा उसी पे आ गया, तो उसका फ़र्क तो कोई ना है ना। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी फ़र्क नहीं आया, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 0 जाउल आ जाएगा, क्योंकि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क कैसे होगा? वर्क डन तब होता अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता, या फिर फर्स्ट करो यहाँ पे वो 5 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ जा रहा होता, या फिर कहीं भी चेंज होता। द मेन फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर इन द एसी सर्किट, कैपेसिटर का फंक्शन होता है कि उसने चार्ज को स्टोर करना है और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको उसने पास करने देना है। ठीक है। कैपेसिटर जो है वो स्टोर करता है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी प्लेट्स में, और जो डीसी करंट है ना, एक डीसी करंट डायरेक्ट करंट और एक एसी करंट होता है। ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है वो एसी करंट पे ऊपर ही वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये उसकी उसने हमें वैल्यू दी हुई है। डिस्टेंस उसने 2 मीटर दिया हुआ है। ऑफ अ पॉइंट जो है इट विल बी एट डिस्टेंस। अब ये जो है ना हमारे पास डिस्टेंस उसने हमें पहले उसने हमें जो डिस्टेंस दिया ना वो 2 मीटर का दिया, और फिर उसने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसने चेंज कर दी। यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उसने हमें 2 वैल्यूज़ दी हैं, एक पहली वैल्यू एक दूसरी वैल्यू। डिस्टेंस उसने हमें एक दिया और हमने दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें अगर पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है उसमें रिलेशनशिप क्या है, रिवर्स है रिलेशन, उनका फार्मूला से रिलेशनशिप क्या है। अब ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप है, इसका स्क्वायर रिवर्स रिलेशनशिप है, स्केयर इन्वर्स का इनका रिलेशनशिप है। अगर हम लोग इनका फार्मूला बनाए तो E1 ओवर E2 R2 ओवर R1, ये हमारे पास इसका फार्मूला बनता है। जब हम लोगों ने दोनों वैल्यूज पुट की, उनके स्क्वेयर्स को सॉल्व किया, तो एंड पे हमारे पास आंसर जो है वो 4 मीटर आया। तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 4 मीटर होगा। 4 मीटर पर जाकर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो 100 वाट पर मीटर हो जाएगी। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मयरिंग देयर, उनके हम लोग अगर हाफ लाइफ को मैयर कर लें तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रेडियो एक्टिव मटीरियल है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो टाइम जिसमें आधा जो सैंपल है वो डिके हो गया, ख़त्म हो गया। डिफरेंट आइसोटॉप्स की, हर डिफरेंट आइसोटॉप की उसकी करैक्टरिस्टिक और एक डिफरेंट हाइफ होती है जो बाकी आइसोटॉप्स वगैरह की नहीं होती। तो हम लोगों ने बेसिकली उनको देखने की कौन सी है,
हाफ लाइफ जो होती है ना वो हेल्प करती है कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसको हम लोग मेडिसिन रेडियो आइसोटोप्स में, आर्कियोलॉजी, कार्बन डेटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास द रेट ऑफ द डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। देखो रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। रेट ऑफ डिके होता है का मतलब है कि नंबर ऑफ अनडिकेड प्रेजेंट, ये देखो पहले अगर 100 है तो वो हुआ 50 हो गया, अब ख़त्म कितने हुए, रेट ऑफ डिके देखो ख़त्म कितने हुए, यहाँ पे 50 ख़त्म हुआ, 50 के बाद ख़त्म कितने हुए 25, आधे आधे कम हो रहे हैं ना। तो ये हमारे पास जिसका डिके है वो एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करता है, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनडिकेड पार्टिकल्स कितने। जैसे टाइम गुजरता जाता है ना तो हमारे पास न्यूक्लियर बचे ही कम है, और इस वजह से जो उसका डिके करने का रेट है वो भी कम होता जाता है। व्हेन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, द प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। देखो अब बीटा पार्टिकल जो होता है वो एक बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक न्यूट्रॉन जब न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में तो एक बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, इससे हमारे पास क्या हुआ, एक प्रोटॉन भी तो प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब ये जो प्रोटॉन है ये ऐड हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा प्रोटॉन ऐड हो रहा है और न्यूट्रॉन ख़त्म हो रहा है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ऐड हो रहा है और न्यूट्रॉन कम हो रहा है। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वलेंट टू 1 U इज़, हम लोग इसमें से बताने कि ये वाला जो यूनिट है ये इनमें से कितनी एनर्जी के इक्वलेंट है। तो ये 931 वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1.6 रेडियंस पर -7 kg के इक्वल है। आइंस्टाइन के फार्मूला से हम लोग इसको कॉरेस्पॉन्ड करें तो हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है, ठीक है। आ जाओ, अ सैंपल कंटेन्स n रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसमें नंबर 4 आफ्टर 4 हाफ लाइफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इज, देखो पहले हमारे पास n था, उसने कहा 4 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, ये n/2 रह जाएगा, ये पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ n/8 हो जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ n/16 हो गया, 1 2 3 4 चौथी हाफ लाइफ। नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड, अच्छा ये n/16 वो हैं जो लेफ्ट हैं, जो बच गए हैं, तो डिकेड कितने होंगे हमारे पास, देखो n/16 यानी कि 1/16 वो हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैं, जो बच गए हैं। तो डिके का उसने सवाल पूछा, डिके हमारे पास होंगे 15/16, ईजी सा आंसर है, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड करती है कि नेचर क्या है हमारे एलिमेंट का। हाफ लाइफ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो बाहर की किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह से चेंज नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती भी है तो फिर किस पे डिपेंड करती है, नेचर क्या है एलिमेंट का। गैमा रे कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन सिमिलर टू एक्स-रेज, जितने भी हमारे गैमा रेज हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो बेसिकली हमारे पास किस पे करती हैं, वो सिमिलर है उनका नेचर एक्स-रेज से, ठीक है। और उनका कोई मास नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर मास भी होता है और उनका चार्ज भी होता है, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव, बीटा के ऊपर नेगेटिव, और इनका मास भी होता है। लेकिन जो एक्स-रेज होती हैं उनका भी हमारे पास ना मास होता और ना ही उनके ऊपर कोई चार्ज होता, बस वो हाई एनर्जी रेज होती हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम 226 क्या है, ये बच्चों याद करने वाला ही सवाल है, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, आपने करने करने, ठीक है, ये ज़रूर याद कर लेना। बोथ ज़ीनोन एंड सीजियम हैव आइसोटोप्स, दोनों के हमारे पास ज़ीनोन और सीजियम के 39 आइसोटोप्स हैं। अब ये भी एक नॉलेज का सवाल है, इसमें याद ही करना पड़ेगा आपको। नंबर 160, द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो हमारे पास प्रिंसिपल है ना वो फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिक हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब जो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ना वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे फर्ज करो कोई भी वो, जैसे टर्बाइंस के थ्रू हम लोग अगर वाटर से किसी टर्बाइन को मूव करवाते हैं, ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है जो वाटर की एनर्जी होती है, जो और वो कन्वर्ट हो जाती है डैम्स पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह हमारे पास बेसिक इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये आपने फिजिक्स में डिटेल में पढ़ रखा होगा। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन देते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इस रूल में थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेकंड फिंगर होती है वो डिपेंड करती है इंड्यूस्ड करंट।
द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज़ मेड अप ऑफ द सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का उसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो उसकी लाइक फील्ड्स हैं वो इजीली चेंज हो सकती है और हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सॉफ्ट आयरन की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से कंसनट्रेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो एफिशिएंट ट्रांसफ़र करवा देती है फ्लक्स का, ठीक है, उस कॉइल के अंदर, और वो एफिशिएंसी जो है वो उसको बेसिकली बढ़ा देती है। अब आ जाओ इंग्लिश पे। विच सेंटेंस मेंटेन्स करेक्ट, हमने ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से देखने में से सेंटेंस करेक्ट हो। नाइदर द बुक्स नॉर द नोटबुक इज ऑन द टेबल। जब हमारे पास नाइदर नॉर और वाला स्ट्रक्चर आता है ना, तो हम लोग जो सेकंड सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अब मिस्टेक्स देख लेते हैं। ईच ऑफ द आंसर्स हैव बीन, अब ईच सिंगल है, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए था। आइदर द एक्टर और द डायरेक्टर, अब डायरेक्टर सिंगुलर है ना, नीड्स आना चाहिए था। ठीक है, द ज्यूरी वर, यहाँ पे वॉज आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ गया। द नॉट, नाइदर नॉर, इस तरह से अगर हम लोग इनका देखें ईच हैज़ बीन होना चाहिए था। वही जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ कॉम्बिनेशन एरर, जिसमें है, इसमें से हम लोगों ने बताना है। शी नॉट ओनली स्पीक स्पेनिश बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास शी स्टडीड ऑल नाइट देयर फोर, अब ये देयर फोर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये इनकरेक्ट है। शी फिनिश हर वर्क एंड वेंट होम, ये सही है। और फिर हमारे पास है बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही रेस्टेड, ये भी सही है। यहाँ पे हमारे पास कॉमा सप्लाइज का एरर है सेंटेंस नंबर बी के अंदर। टू इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेज होती है ना उनको हम लोगों ने यहाँ पे इनकरेक्टली ज्वाइन किया हुआ है और एक कंजक्टिव एडवर्ब से, ये गलत है। ठीक है, अब इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होनी थी, ही स्टडीड ऑल नाइट, फिर यहाँ पे हमारे पास एक आना था सेमीकोलन, और फिर हमने देयरफॉर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी करेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप करके सेंटेंस ही खत्म कर दें, इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि दोनों जगह पे कॉमा यूज़ किया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इनकरेक्ट है, दोनों कॉमा नहीं आ सकते। चूज अ सेंटेंस विद अ डाइवर्स मिस्टेक, हम लोगों ने देखना है ग्रामर की मिस्टेक है। अच्छा, पहला सेंटेंस से गलत है, द बॉय हु रन द फास्ट, अब द बॉय हु रन द फास्ट, इसका करेक्ट होगा हु रन्स फास्ट आएगा। दी बॉय सिंगुलर है तो हमने हु रन आना था। ठीक है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। दूसरे द, ये बाकी सारे बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मसला नहीं है। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन द नाउन यूजेज, पहला ही सेंटेंस गलत है। शी गेव मी अ यूजफुल एडवाइस बिफोर द इंटरव्यू, अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है। एडवाइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम लोगों ने आर यूज़ नहीं कर सकते। ये वाला जो आर ये यूज़ नहीं हम लोगों ने करना। शी गेव मी फ्रॉम यू, ये हम कर सकते हैं आ पीस, और अगर हमने आ पीस ऑफ करना है तो फिर हम आ पीस ऑफ एडवाइस यूज़ करेंगे, खाली आ एडवाइस नहीं यूज़ करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस विद द, हमने इनकरेक्ट आर्टिकल बताना। शी एडॉप्टेड एन ऑनेस्ट होना चाहिए था, आ ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए था, तो पहला ही सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। ये तो सिंपल सा था। विच सेंटेंस हैज़ एन एरर इन द एडजेक्टिव यूज, एडजेक्टिव दिस इज द वर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल। अगर आप लोग द यूज़ करो, द वर्स्ट नहीं होता, द वर्स्ट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि द जो है ना वो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने उसको ना सुपरलेटिव नहीं, उन्होंने उसको सेकंड डिग्री के साथ लगाया हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री तो वो बैड होती है, वर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री है, और वर्स्ट जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आना चाहिए था, द वर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए था। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ चूज द सेंटेंस विद द वर्ब, जिसमें वर्ब का एरर है। शी हैड वेंट टू द स्टोर बिफोर वी राइट। अब देखो, अब इसमें हम लोगों ने देखना है, यहाँ पे हमारे पास ना उसने गोन आना था, यहाँ पे वेंट, शी हैड गोन आना था, शी हैड वेंट नहीं आना था। हैड वेंट कुछ भी नहीं होता, जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा होता है शी हैड गॉन टू द स्टोर। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट एडवर्ब, जिसमें एडवर्ब गलत है। ही ऑलमोस्ट ड्रॉव हिज कार फॉर 6 आवर, ही ऑलमोस्ट ड्रॉव, ये जो पहला सेंटेंस है यही हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, बाकी सारे करेक्ट है। ऑलमोस्ट जो है वो ना इसको अच्छे से मॉडिफाई नहीं कर पा रहा, उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा, तो ऑलमोस्ट यहाँ आना ही नहीं था, और अगर आना भी था तो उसकी रिप्लेसमेंट गलत हुई है, स्टार्ट में नहीं आना था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिस यूजेज अ प्रेपोजिशन, जिसमें अच्छे से यूज़ नहीं हुआ। ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, ये प्रेपोजिशन यहाँ पे सही यूज़ नहीं हुई। अब यहाँ पे आना था ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, नॉट इन मैथमेटिक्स, उसके अंदर तो नहीं ना बैठा हो, एट मैथमेटिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, सम फ्रूट्स आर स्वीट, ऑल स्वीट थिंग्स आर लाइट। बच्चों इसकी वेन डायग्राम बनाते, उसने कहा सम, क्या बोल रहा है, वो कह रहा है
सम फ्रूट्स आर स्वीट, यानी कि सम फ्रूट्स आर स्वीट, ये एक फ्रूट हो गया, यानी कि फ्रूट्स और स्वीट में कुछ कॉमन है। ऑल स्वीट थिंग्स आर लाइट। अब स्वीट जितनी भी चीज़ें हैं ना वो लाइट होती हैं, मतलब कि हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऑल स्वीट थिंग्स आर लाइट, और ये हमारा हो गया लाइट में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या कह रहा है, येस बिकॉज स्वीट फ्रूट्स आर लाइट, स्वीट फ्रूट्स आर लाइक, हाँ कुछ हद तक, सारे तो नहीं, तो ये सही होगा। नो बिकॉज नॉट ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, तो नॉट ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, ठीक है। येस बिकॉज ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, सारे फ्रूट स्वीट नहीं है, सिर्फ कुछ स्वीट फ्रूट्स जो है वो स्वीट है, तो अल्फा ऑप्शन इसकी सही होगी। नो कार्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर, या इसकी भी वेन डायग्राम बनाते हैं, देखो इधर आओ। नो कार्स आर एनिमल्स, ये कार्स मैंने बनाई, ये एनिमल्स मैंने बनाए, ठीक है। और इनके दरमियान में हम लोगों ने क्रॉस कर देना, क्योंकि कार्स और एनिमल्स एक नहीं है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ये मैंने कार्स बनाया था, ये एनिमल बनाया था। अब जो डॉग्स हैं वो भी हम एनिमल के अंदर ड्रॉ कर देते, क्योंकि सारे डॉग्स को हमने एनिमल्स कह दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है नो डॉग्स आर कार्स, नो डॉग्स आर कार्स, हाँ ये बात ठीक है। इज़ दिस इंटरफेरेंस करेक्ट, हाँ ये सही है, यस ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। अच्छा, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, क्या बोल रहा है, पागल है वैसे जो भी बोल रहा है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यानी कि रेक्टेंगल्स बड़ा है और उसके अंदर जितने भी हैं वो सारे स्क्वायर्स आते हैं, ये रेक्टेंगल्स है और इसके अंदर सारे स्क्वायर्स आते हैं। सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल नो, तो ये इंटरफेरेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी रेक्टेंगल्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट तो करते हैं पर वो स्क्वायर के अंदर नहीं है, ठीक है, ये सही होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़, अब उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है CKGI, अब इसके आगे क्या आना है। अब ये जो पैटर्न है ना वो एक एक लेटर स्किप कर रहा है, जिसके आगे हमारे पास क्या आना चाहिए, K आना चाहिए। आंसर हमारा K है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 1 4 9, ये स्क्वायर्स का पैटर्न है तो हमारा यहाँ पे 36 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, फिर वही बात आ गई, ड्रॉ करते हैं। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, फ्रूट्स बड़ा है, उसके अंदर सारे के सारे एप्पल्स हैं, ठीक है। ये फ्रूट था, ये एप्पल था। सम एप्पल्स आर ग्रीन, और सम एप्पल्स जो हैं वो ग्रीन है। अब वो कह रहा है सम ग्रीन फ्रूट्स आर एप्पल्स, सम ग्रीन फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, नहीं ऑल एप्पल्स आर ग्रीन नहीं है, सम एप्पल्स आर ग्रीन फ्रूट्स आर एप्पल। तो अब उसने यहाँ पे सम ग्रीन का है, ग्रीन फ्रूट्स नहीं का, ठीक है, तो फिर हम ये भी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग इसको नाइदर 1 और 2 कर देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट है द सिटी हैज़ एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल एंड मेनी एरियाज आर वाटर लॉक, पानी भरा पड़ा है। फिर अब कॉज ऑफ एक्शन है ड्रेनेज सिस्टम शुड बी क्लीन एंड मेंटेन रेगुलरली, ठीक है। पीपल शुड बी एडवाइज टू स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, नहीं। अब देखो हमारे पास इनमें से अगर हम देखें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, दोनों बेस्ट ऑप्शन तो ये है, लेकिन दोनों ही कुछ हद तक हम लोग उसको कर सकते हैं, तो हम लोग बोथ 1 और 2 को कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं द कंपनी हैज़ हायर्ड मोर स्टाफ टू हैंडल इंक्रीजिंग कस्टमर डिमांड, ठीक है, उससे ज़्यादा स्टाफ जो है ना हायर कर लिया। द कंपनीज प्रॉफिट हैव बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली फॉर द पास्ट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो क्योंकि उसके कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो ग्रो भी कर रही है, लेकिन हम इसको देखते हैं इसका। अब 2 इज़ द कॉज और 1 इज़ द इफेक्ट। अब ये जो 2 है ये कॉज है, क्यों, क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसकी वजह से उन्हें मज़ीद स्टाफ हायर करना पड़ा, और वो मज़ीद स्टाफ हायर कर सकते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा, उनके पास सरप्लस मनी है, तो ये बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिर इन अ फैमिली, ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब इन अ फैमिली P इज़ फादर ऑफ Q, अब ये जो P है ये Q का फादर है। अब Q का जेंडर नहीं पता, और Q इज़ मैरिड टू R, Q की शादी हुई पड़ी है R के साथ, यानी कि अभी भी नहीं पता इसका जेंडर। S इज़ द डॉटर ऑफ Q, अब Q ने एक डॉटर करी, वो S है। हाउ S इज़ रिलेटेड टू P, ये इसका ग्रैंडफादर ही होगा, यानी कि ग्रैंड डॉटर ही है, हाँ ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, समझ आ गई, ये इसकी ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि ये माँ बाप है, ये बच्ची है, तो ये उसका बाप है, इनका बाप है। अब ये पता इनका जेंडर क्या है, छोड़ो इनको, तो ये क्या हुआ, जो भी है ग्रैंडफादर हुआ,
और ये क्या हुई, ग्रैंड डॉटर हुई। ओके, और यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन वीडियो एंड होती है और हम लोग आपका कोई टेस्ट अरेंज करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और मेक श्योर आप हम लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, और अपना ढेर सारा ख्याल रखो।